इतना ही मत रंग जाना तुम आधुनिकता की होली में, इतना ही मत रंग जाना तुम आधुनिकता की होली में, कि संस्कृति को भूल जाओ इस पाश्चात्य की बोली में। इतना ही मत रंग जाना तुम आधुनिकता की होली में, कि संस्कृति को ही भूल जाओ इस पाश्चात्य की बोली में। क्यों मैंने ये पंक्तियां बोली? तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका, और मैं गीतांजलि अंधेरिया, स्वागत है आपका स्टेप अप एकेडमी में। इन पंक्तियों का क्या आशय था? इन पंक्तियों का आशय आपको शायद यहाँ समझ में आ जाए। उपभोक्तावाद की संस्कृति, कक्षा 9वीं की हिंदी शिते से लिया गया है, पाठ 3। उपभोक्तावाद क्या होता है? उपभोक्तावाद, उपभोक्तावाद वह है, उपभोग मतलब किसी भी वस्तु का जब हम उपयोग करते हैं तो हम उसका उपभोग करने लगते हैं। जब हम उपभोग में इतना रम जाते हैं कि हमें वो वस्तु बिल्कुल अजीज हो जाती है, उसके बिना हमारा काम ही नहीं चलता, हम उसमें पूरी तरीके से रम जाते हैं, हमें वो आवश्यकता, हमारी आवश्यकता बन जाती है अत्यधिक, वही उपभोक्तावाद है। चारों तरफ हम देख रहे हैं, हम सुबह उठते हैं, सुबह हम जिस टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या देखकर आपने खरीदा था? आपने कोई ऐड देखा होगा, बार बार उसका इस्तेमाल हो रहा होगा, उसमें कुछ खास बात होगी। जैसा कि टूथपेस्ट का ऐड आता है, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? वो बोल देते हैं, हम नमक खोजने वाला शुरू कर देते हैं। दांत तो वो भी चमकाएगा और दूसरा भी चमकाएगा। हमें दांतों को साफ करना है। दांत तो साफ दातून से भी होते थे। जब बबूल और नीम की लकड़ी तोड़कर उसको दांत से चबाकर उसको ब्रश जैसा हम शेप देते थे, ब्रश का आकार देते थे, और हम उसको क्या करते थे, अपने दांतों पर घिस लेते थे। तो पुराने लोगों ने जब ये दातून का इस्तेमाल किया था, तब उनके दांत आपसे भी कहीं अच्छे थे, मजबूत थे। फिर धीरे 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 संस्कृति ने इतना मोड़ ले लिया, हम इतनी पाश्चात्य की होली में रंग चुके हैं कि अब हम दातून का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं मानते। हम कहते हैं उसमें कीड़े होंगे, उसमें धूल लगी होगी, हमारे दांतों को वो खराब कर देगी, उसके जर्म्स हमारे मुंह में चले जाएंगे। अरे भाई, नीम तो एक ऐसा वृक्ष है कि नीम एक औषधि का काम करता है, 100 बीमारियों का इलाज है नीम, तुलसी। आज हम उससे बने साबुन का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सीधा सीधा हम नीम और तुलसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? हम पूरे तरीके से रम चुके हैं सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों में। विज्ञापन जो हमसे कहता है हम वो मान लेते हैं। विज्ञापन ने जो बोला कि ये सही है, हमने अंधाधुंध, इस अंधाधुंध की दौड़ में हम भी दौड़ते जा रहे हैं। एक कहावत है ना, हुआ हुआ किया और पीछे वाले ने भी हुआ हुआ कर दिया। तो वही है कि एक ने कहा ऐसा सही है तो हम भी उसी का इस्तेमाल करने लगे। पहले काजल, घी का दीपक जलाकर उस पर प्लेट, कोई बर्तन उल्टा रखकर इस तरीके से कि वो बुझ ना जाए दीपक, और उससे लेते थे, उससे जो कालापन निकलता था उस घी के जलने से, उसको मथ कर घी में और उसका काजल बनाया जाता था और वो आंखों में सजाया जाता था। उससे ना तो आंखें खराब होती थी, ना उनमें जलन होती थी, ना किसी भी प्रकार की गंदगी रह जाती थी। वो काजल बनते बनते आज वो ब्रांड बन गया और दूसरे काजल ने उसका स्थान ले लिया। आज हम घर का बना काजल कहते नहीं, उसमें तो वो धूल मिट्टी आ गई होगी, तब से ऐसा रखा हुआ है, हमारी आंखें खराब कर देगा। नहीं, जिस शुद्ध घी को निकाला जाता था दूध की मलाई से या बाहर से लेना या गाय के दूध से उसको निकालना, उस घी से उसको मथना और उस अंजन को अपनी आंखों में लगा लेना, शुद्धता तो वही थी। और भी कई ऐसी बातें हैं, और भी कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत सारे। हम दिन के प्रारंभ से लेकर रात में सोने तक सब कुछ आधुनिकता में ले रहे हैं। आज हम कुछ भी, दादी नानी के नुस्खे तो हमारे दिमाग से उड़ चुके हैं, हमारे घर से गायब हो चुके हैं। जो घर संयुक्त है, जहाँ दादी नानी हैं, उन घरों में तो आज भी उनके नुस्खे काम करते हैं। लेकिन जो घर केवल अब संयुक्त से हटकर और व्यक्तिगत रूप से हो गए, न्यूक्लियर हो गए हैं, वहां जहां दादी नानी नहीं है, वहां तो नुस्खे अपनाए ही नहीं जा रहे हैं। सिर दर्द हुआ, दवाई खाई, ठीक हो गए, नहीं हुआ फिर दवाई खाई, दूसरे दिन फिर आगे बढ़ेंगे। पेट में दर्द हुआ, हमने बाहर से दवाई ले ली, कुछ भी हुआ हमने उसकी दवाई खा ली। क्यों?
हमने अपने अपने शरीर को, अपनी इस देह को केवल दवाइयों के भरोसे छोड़ दिया है। हम उसका इस्तेमाल करते ही नहीं है जिसका इस्तेमाल हमें करने के लिए बोला गया था। हम अजवाइन नहीं खाते, हम हींग नहीं खाते, हम जो मेथी दाना है हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम नीम का इस्तेमाल नहीं करते, हम बबूल का इस्तेमाल नहीं करते, हम तुलसी का इस्तेमाल नहीं करते। उनसे बनी हुई हम सारी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? आप इसकी श्रेणी में हैं, हम सभी इसकी श्रेणी में हैं। उपभोक्तावाद, जो वस्तु आपके उपयोग के लिए बनाई गई थी उसमें आपने अपने जीवन का अंग ही बना लिया उसको। आज हमारा काम, मैं थोड़ी सी लंबी बात करूंगी ये समझाने के लिए कि हम किसकी तरफ मुड़ते जा रहे हैं। आज हमें पंखे का इस्तेमाल हमारी बेसिक जरूरत है। हमारे घर में पंखा होगा, पहले हाथ वाला पंखा होता था, फिर पंखा आ गया, आज हम एसी का इस्तेमाल करते। क्या हमारी जरूरत है एसी? बिल्कुल भी नहीं। हम पंखे से भी वो हवा ले सकते हैं, पर हमने एसी को जरूरत के सामान में नहीं, हमने लग्जरी लाइफ में शामिल कर दिया। उस उपयोग की वस्तु को हम तो उसके उपभोक्ता बन गए। अगर हमारे पास उपभोक्तावाद की श्रेणी में आ गए, यदि एसी ना हो तो हम तो घर में रह ही नहीं सकते। एसी ने आपको अपना आदी कर लिया, आपको उसका उपयोग करना था, लेकिन आप तो खुद ही उपयोगी बन गए। एसी है तो बैठूंगी, आप बैठे थे इसलिए हवा दी गई, लेकिन हम एसी को देखते हैं, एसी है आपके घर में तो मैं आऊंगी। आप मिलो ना मिलो इसके नहीं है, आपके घर में ये है तो हम रह पाएंगे। तो हमने अपने आप को आधुनिकता में ढाल चुके हैं पूरे तरीके से। ये जो पाठ है ना, ये करारा व्यंग है हमारे समाज पर, ये करारा व्यंग है आधुनिक पीढ़ी पर, ये करारा व्यंग है उस पाश्चात्य सभ्यता पर जिसको हमने अपना लिया है। उन्होंने हम पर थोपा नहीं था, हमने तो खुद उसका स्वागत कर लिया। जिन वस्तुओं की संस्कृति हमारे बचपन से चली आ रही है, हमने अपने दादा परदादा, दादी परदादी, नानी पर नानी को अपनाते हुए देखी है, जिसको हम किताबों कहानियों में पढ़ते हैं। आज उसको हम अपनी एक शर्म मान लेते हैं। हम कह देते हैं कि नहीं, ये वस्तु तो हम नहीं, ये तो छोटे लोग इस्तेमाल करते, ये तो हम नहीं करते, ये तो हम नहीं करेंगे। हमें अपने आप को हम दिखावे की श्रेणी में आ गए, यूं कहें। सब कुछ है इसमें। इतना मेरा बोलना और पहली जो 4 पंक्ति मैंने कही थी कि इतना मत रंग देना इस आधुनिकता की होली में कि संस्कृति ही भूल जाओ इस पाश्चात्य की बोली में। ये पंक्ति इसीलिए थी कि याद रखना, हम उस देश के वासी हैं जहां संस्कृति ही अनोखी है। जिस संस्कृति को देखने के लिए, अपनाने के लिए विदेशों के लोग आते हैं, उस संस्कृति हमारी अपनी होने के बाद हम उसको देखते भी नहीं है, निहारते भी नहीं है। अपनाना तो बड़ी दूर की बात है। ज्यादा ना बोलते हुए हम विषय की तरफ आते हैं। मेरा इतना बोलना ही आप समझ गए होंगे कि इस पाठ में कितना कुछ दिया है। क्यों मैंने इतनी तेज आवाज में इतना सब कुछ बोलना चाहा? क्योंकि ये हो रहा है, हम अपनाते जा रहे हैं और कितना पैसा हम खर्च कर देते हैं। सब कुछ है यहाँ पर। कितना पैसा खर्च करते हैं हम अपने सौंदर्य प्रसाधन में, सब कुछ यहाँ पर है। तो पाठ में आगे चलते हैं और देखते हैं। आप कहोगे कि मैम इतनी सारी बातें करती जा रही है, मैं पाठ तो दिखाओ, आखिर इसमें है क्या ऐसा कि आपको संस्कृति और पाश्चात्य को लेकर इतने क्रोध भरे शब्दों में हमसे बोलना पड़ गया? नहीं, ये क्रोध नहीं थी, ये याद करने पर अंदर की आवाज आती है। अब हम देखते हैं उपभोक्तावाद में क्या बोला गया है। नहीं, आपका समय हम बर्बाद करेंगे। उपभोक्तावाद की संस्कृति मतलब जो वस्तुएं आपके उपयोग के लिए हैं, आप पूरे तरीके से आपको उनको अपना चुके हैं, जिसकी संस्कृति यहाँ पर दिखाई जा रही है। क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या अपनाया, क्या खोया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेखक परिचय। श्यामा चरण दोबे जी ने, ये जो आप दिख रहे हैं, आप इनको चित्र में देख पा रहे हैं, इनका लिखा हुआ ये पाठ है। सोचो कितना कुछ सोचा होगा इन्होंने। हम सोचते तो बहुत, हम लिखना प्रारंभ नहीं करते, हम अपनाना प्रारंभ नहीं करते। इन्होंने सब कुछ किया। देखिए इनका परिचय। श्यामा चरण दोबे जी का जन्म हुआ था 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। इनका बुंदेलखंड के हैं ये। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति और शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाज शास्त्र, समय और संस्कृति, कितना सारा। हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ये उनकी किताबों के नाम है। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास का बोध, संस्कृति और शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाज शास्त्र,
समय और संस्कृति, ये सब उनकी हिंदी की किताबें। आप इनके नाम पढ़ के ही अगर मन हो जाए और कोई किताब मिलती है तो मैं भी जरूर उसको और अच्छे से पढ़ना चाहूँगी। इतना यदि इन्होंने लिखा है, मतलब सब कुछ समाज पर है, हम पर है। हमें कुछ सिखाने के लिए ये लेखक आते हैं। ये महान हस्तियां हमें सही रास्ता दिखाने के लिए इस जमीन पर अवतरित होती हैं। तो इनके आगे हम बहुत और भी थोड़ा देखना चाहेंगे कि जीवन, समाज, संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर, ज्वलंत विषय होते हैं वर्तमान के विषय, ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं संस्थापनाएं उल्लेखनीय। अगर इस उन्होंने उपभोक्तावाद आपको दिया है तो ये बिल्कुल ज्वलंत विषय है। हम जाते हैं बाजार में और मैंने किसी को कहते सुना है, आसपास हम सुनते ही रहते हैं कि ये लिपस्टिक जो है ना, ये 70 रुपीज़ की है, 70 रुपए की है। और ऐसे में एक और आती है जो 700 रुपए की है। तो एक महिला कहती हैं कि नहीं, मैं नहीं लूंगी, ये तो 70 रुपए की है, पता नहीं इसमें कैसा क्या होगा। नहीं, तो 700 रुपए की। अब आप कैसे मान सकते हैं कि 70 रुपए की खराब है, 700 रुपए की बाकी बहुत अच्छी है? उस ब्रांड ने किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो? क्या वो सबके लिए फायदेमंद थी? हमारी दातुन तो फ्री में आती है। हम नीम को आप चढ़े या किसी से तोड़वाया, कोई टहनी लटक रही, उसको तोड़ा और उसको हाथ से तोड़ा और उसका ब्रश कर लिया। वो तो बिल्कुल भी पैसे की नहीं आती, तो क्या वो बुरी है? वो तो फ्री में आती है, जहां कहीं मिल जाती है। आप किसी से भी उससे कह दो कि मुझे ये नीम तोड़ के दे दो, वो व्यक्ति खुशी खुशी दे देगा। उस नीम का पेड़ जब वो फैलने लगता है तो उसकी काट छांट में तो वो दातुन जमीन में पड़ी रहती है। लोग उसे लेते हैं, इस्तेमाल, धोते हैं, इस्तेमाल करते हैं, साफ करते हैं उसको। बबूल का वृक्ष, इन सभी का जो आज हमारे ये काटते पीटते रहते हैं, इधर से काटा उधर फेंका, उधर फेंका, और इनसे ही जब वस्तुएं बनने लगती हैं, हम नीम का जो फेस पैक आता है उसको हम खरीद लाते हैं, उसको हम चेहरे पर लगा लेते हैं। जब नीम की कौपल खाने के लिए कहा जाता है तो हमें वो कड़वी लगती है, क्योंकि वो खाना है। उसके खाने से जो हमारा रक्त साफ होता है, जो हमारा खून साफ होता है, जब वो ब्लड साफ होगा तो हमारे चेहरे पर तो रौनक आएगी ही आएगी। अब आपने उस फ्री में मिलने वाली नीम को ना खाकर वो पैसे का नीम का पेस्ट, वो फेस पैक खरीद के ले आए और आपने उसे चेहरे पर लगाया, और फिर आप कहते हैं कि भैया ये इतना महंगा, हम नीम फेस पैक लगाते हैं बस इसलिए ग्लो है। अगर उसको खा लिया होता तो ग्लो आने के साथ साथ तो कई बीमारियों का तो विनाश हो जाना था, किसी प्रकार का संक्रमण अंदर होता ही नहीं। तो यहाँ वही उन्होंने, देखिए, समाज की ज्वलंत विषयों पर उन्होंने बहुत क्या करके, उसमें विश्लेषण करके, बहुत खोजबीन करके, बहुत उसका जांच परख करने के बाद संस्थापनाएं उल्लेखनीय एवं उसकी संस्थापना भी की, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब भारत की जनजातियों, ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। जो जनजातियां होती हैं, जो छोटे छोटे, मतलब जो जंगलों के बीच में रहती हैं, जिनका हम अस्तित्व नहीं मानते कि ये छोटी जातियां हैं, ये जनजातियां हैं, ये तो आदिवासी हैं, ये वहां रहते, आज तो उन्होंने कहाँ अपना स्थान बना लिया है। उच्च स्थान, उच्च श्रेणी, उच्च पद पर वो हैं। तो ऐसे लोग जहां पर हम जिनको जान नहीं पाते हैं, कहाँ गिरी कंदराओं में, वनों में जो रहते हैं, ऐसे आदिवासी, जनजाति, ग्रामीणों के समुदायों को केंद्रित करके, मतलब उनको मुख्य केंद्र बनाकर, सेंटर बनाकर उनके लेखों को उन्होंने लिखा, जिन पर एक बड़ा समुदाय जो हम जैसे एक बड़ा समूह, बड़ी जनता का उनकी तरफ ध्यान आकर्षित किया उन्होंने। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण, जो एकदम ऐसे विचार होते हैं ना, ऐसी, और किसी भी बात को हम कितने सरल तरीके से कहें, अगर ये बात जटिल हो जाएगी, यदि इसमें कठिन शब्दों का इस्तेमाल हो जाएगा तो लोग तो हमारी बात सुनेंगे ही नहीं। देखिए, लोग पसंद करते हैं सरल से सरल शब्दों का सुनना, कठिन से कठिन शब्द तो वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों में पढ़ लेते हैं। उन्हें चाहिए उसका सरल भाव, जो उनकी समझ में आ जाए, जिनको वो अपनाने की कोशिश कर पाए। तो हमारे श्यामाचरण जी ने उन्हीं जटिल विचारधाराओं को बड़े विश्लेषण के साथ, बड़े ही जांच परखने के साथ सहज और सरल भाषा में प्रस्तुत किया है, जो सामान्य पाठक के अंदर पहुंचा है। वो बात को, जिस बात को वो पहुंचाना चाहते थे, वो बात उन्होंने सहज भाषा में पहुंचा दी है। अब आता है, यहाँ से पाठ हमारा प्रारंभ होता है।
वो थे श्यामाचरण जी का पूरा उनका जीवन परिचय था, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई। ये बुंदेलखंड में जन्मे थे। इन्होंने ज्वलंत विषयों पर वो लेख लिखे हैं। जनजातियों, ग्रामीणों को, जिनको लोग जान नहीं पाते थे, जहाँ वो उभर कर नहीं आते थे, वहाँ बड़ा समुदाय उनको जानने लगा। तो समाज पर इनके ऐसे तीखे बातें, तीखी भी नहीं, बहुत अच्छी, लेकिन अच्छे तरीके से उन्होंने समाज को एक दर्पण दिखाया है। तो एक दर्पण वो यहाँ भी दिखा रहे हैं। देखिए, सुनिएगा, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस बात को आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। फिर आप ये भी कहेंगे परिवर्तन तो संसार का नियम है। बिल्कुल, परिवर्तन संसार का नियम है। हमें समय के साथ बदलना चाहिए, नहीं तो हम जमाने की भीड़ में तो पीछे ही रह जाएंगे। हम उसकी दौड़ के साथ दौड़ नहीं पाएंगे, ये सत्य है। इसलिए लेखक ने यहाँ दिया है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। जैसा हमारा जीवन पहले गांव का हुआ करता था, आज हम शहरों में आ गए। शहरों में भी आज से 25 साल, 30 साल, 35 साल पहले कुछ और जीवन रहा होगा। आज जीवन ने अपना वर्चस्व, दूसरी जीवन शैली अपना ली। वर्चस्व मतलब उसको मुख्य, ऊपर, सबसे वही मतलब होना चाहिए, अपना ही बोलबाला जैसे हम कहेंगे, वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। जब नई जीवन शैली आ रही है नई पीढ़ी के साथ, उसके साथ ही एक और बात उभर कर आ रही है। कौन सा जीवन दर्शन? तो उपभोक्तावाद का जीवन दर्शन। उपभोक्तावाद का दर्शन यहाँ देखने आ रहा है। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। लोगों की संख्या तो है ही, खरीदने की संख्या बढ़ रही है। जहां पहले उत्पादन कम होता था, अब भाई इसको ज्यादा तादाद में करो, हमारे इतने ग्राहक आ चुके हैं, इतनी मांग आ रही है सामान की, इसमें और अधिक बढ़ोतरी करो। उत्पादन बढ़ाए जा रहे हैं। आप देखते हैं कि एक वस्तु की कई ब्रांड चलती हैं, लोकल से लेकर ब्रांडेड, वही सामान अलग अलग स्तर पर लोग उसे अपने अपने तरीके से बनाते, अपने अपने तरीके से बेचते हैं, और उपभोक्ता अपने अपने तरीके से उसे खरीदता भी है। आज हम बाजारों में देखते हैं, आज तो हमें रोज त्योहार लगता है। आप बाजार में जाइए, आपको अपनी गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी। हमें किसी दिवाली, दशहरा, होली, राखी की मतलब ये जरूरत नहीं पड़ती कि उस दिन हम जाएंगे तब हमें कोई बाजार मिलेगा। पहले बाजार, हाट जिसे कहते थे, एक दिन लगती थी सप्ताह में, और उस सप्ताह में एक दिन की हाट का लोगों के मन में एक बड़ा ही जुनून होता था। कल बाजार है, बाजार जाएंगे, नई नई चीजें मिलेंगी, हम नई नई वस्तुओं को खरीदेंगे, हमें अपने मित्र मिल जाएंगे वहां पर जो हमें नहीं मिल पाते, वो इतने दूर रहते। अब क्या है? अब तो रोज का हाट है, रोज बाजार है, रोज दुकानें लगती हैं, हर प्रकार की, हर तरह के सामानों की दुकानें लगती हैं। नई जीवन शैली है ये। यहाँ हमें किसी एक हाट की आवश्यकता नहीं है। रोज सामान लगती, रोज नई प्रकार की सब्जियां मिलती हैं, रोज नए बर्तन मिलते हैं, रोज नए कपड़े मिलते हैं। नया नया सामान जो मार्केट में आ चुका है वो हमें रोज उपलब्ध है। नई जीवन शैली, यही उत्पादन, इतना उत्पादन कि अब किसी हाट की जरूरत नहीं पड़ती। पहले उत्पादन कम था, लोग सामान इकट्ठा करते थे, इकट्ठा धीरे धीरे, और सप्ताह में एक दिन उनके पास सामान इकट्ठा हो जाता था। उसके बाद वो सीधा बाजार में जाके उसको बड़े सी दुकान के रूप में लगाते थे। अब इतना उत्पादन है कि रोज सामान गोदामों में पड़ा हुआ है और रोज बिक रहा है। जनसंख्या वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, उतने ही उपभोक्ता, उससे अधिक उन्हें उत्पादन करना ही पड़ता है। तो यहां देखिए, यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए। भोग मतलब इस्तेमाल करना, प्रयोग करना। तो ये जो उत्पादन हो रहा है ये हम सभी के लिए, हमारे उपभोग के लिए है। हम जिस वजह से हमें किसी भी हम कहीं जा रहे हैं, मैं शादी में जाना है, तो हमने कहा कि भैया अब तो हमें ये कपड़े खरीदने हैं। सर्दी का मौसम आ गया, हमें ये स्वेटर लेनी है, इस ब्रांड की लेनी है, इस ब्रांड का हमें जीन्स पहनना है, इस ब्रांड का हमें सूट पहनना है, इस ब्रांड के हम शर्ट पहनेंगे। उसको पहन के हम बड़ा सुख अनुभव करते हैं, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। बिल्कुल, आज हम खाने की वस्तुओं को देखें, सारी वस्तुएं हम जाते हैं खरीद के लाते हैं, हमारा सुख ही तो है उसमें। अब ये बनाएंगे, अब हम ये खाएंगे, नाश्ते में ये होगा, फिर हम रात में ये खाएंगे, संडे के दिन ये खाएंगे। मतलब क्या होता है ये हमारा सुख है। हम मार्केट गए, हमारे जितनी ब्रांड का ये लेना है, फिर ये लेना है, ये नाश्ते के लिए लेना है, ये खाने के लिए, ये मेहमानों के लिए, ये बच्चों के लिए, ये अपने लिए। क्या है ये? सुख ही तो है आपका। आप उन सामानों में अपना सुख ढूंढ रहे हैं। सुख क्या? जहां आपकी जरूरत हो जाए, मतलब जिसका आपको जरूरत थी, जिस वस्तु की, वो वस्तु आपको मिल जाए और उसमें आप संतुष्ट हो जाएं, वो सुख है। पर आज सुख का कुछ और ही स्वरूप हो गया है।
जब वस्तु प्राप्त होने पर, देखिए ऐसा समय भी लोगों में था, ऐसा समय भी था जब लोगों के पास 2 3 4 जोड़ी कपड़े होते थे और उसमें भी वो बड़े प्रसन्न थे। एक दो को पहने, एक दो गंदे पड़े उनको धोया, 2 हैं हमारे पास बहुत है, और लोग बड़े प्रसन्न होते थे। उनके किसी भी लालसा नहीं होती थी, जितना है उतना ठीक है ना, इतने तो हैं बहुत हैं। आज हमारे पास अलमारियों की अलमारियां भरी पड़ी रहती हैं और हम खड़े हो जाते हैं कि अब हमारे पास सामान नहीं है। आपने जो सुख का अनुभव आपको 2 सामानों में, 2 जोड़ कपड़े में भी कर लेना था, वो सुख आपका दूसरा हो गया। वो सुख आपका रहा नहीं, आप कहीं और ही सुख ढूंढने लगे हैं। उसी सुख की बात, उसी सुख का पर्याय यहाँ पर बताया गया है कि उपभोग, जो उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। वर्तमान में एक छोटा सा बदलाव है। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने में आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। जो सामान आया वो आपके उपयोग की वस्तु थी, लेने में कोई बुराई नहीं, आपको जरूरत है खरीदिए, लेकिन आपका चरित्र जो है वो भी कैसा हो रहा है, बदल रहा है। आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। पहले 4 जोड़ी कपड़े हमारी आवश्यकता थी, आज हमें 40 क्या 400 जोड़ी भी कपड़े हमें कम पड़ जाते हैं। मतलब अब जो मार्केट में ये नया आया है, हाँ ये मेरा होगा, ये नया है, आप उत्पाद के होते जा रहे हो। वो आया और उसने आपको अपनी तरफ खींच लिया, आप उसके हो गए। वही बात यहाँ पर है कि उत्पाद जो को समर्पित होते जा रहे हैं हम हर तरीके से। वो हमारे लिए सुख होती थी वस्तुएं, आज हमने सुख दूसरा ही गिन लिया है। अब हम उत्पाद के लिए हैं, वो हमारे लिए तो कम बचा है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, विलासिता की सामान से, लग्जरी लाइफ का सामान, विलासिता का सामान। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि हमारा काम तो पंखे से भी चल जाता है, पर हम एसी खरीदते हैं। पहले पानी सिगड़ियों में गर्म हो जाया करता था। पहले पानी लोग कुएं से गरम गरम, नल से गरम गरम पानी निकालकर, गुनगुना पानी निकालकर नहा लिया करते थे। आज हमें गीजर की आवश्यकता पड़ जाती है। पहले लोग सामान्य भोजन को भी कई प्रकार से बना लेते थे और वो खा लेते थे। आज हमें बाहर का जो सामान है, विदेशों से जो आया है, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, हम इनका इस्तेमाल करने लगे। ये हमारे एक अलग स्थान बन चुकी है। तो विलासिता की सामग्रियों से आप बाजार में जाइए, आटा गूंथने की मशीन मिल जाएगी आपको, कपड़े धुलने की तो आ ही रही है, बर्तन धुलने की भी आने लगी है। आपके यदि नहीं रखना है तो आपका वैक्यूम क्लीनर जो है वो अलग प्रकार की सफाई, मतलब इससे भी और अधिक ये तो सामान्य होगी, मतलब ये, लेकिन ये लग्जरी लाइफ में शामिल तो हैं, ये हमारी विलासिता की वस्तुएं तो हैं। हम खुद से कुछ नहीं करना चाहते और हम सारी वस्तुओं को, सारी मशीनों को इकट्ठा करते हैं और हम उसमें सामानों को डाल देते हैं, उसमें हम वस्तुओं को रखते हैं, वो हमारी उपयोग, वो सामान हमें तैयार करके देती है और हम बड़े मजे से खाते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं। पहले लोग हाथ से हर काम करते थे और उनको किसी भी व्यायाम की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज हम मशीनों से इस्तेमाल करते हैं और जो पहले चक्की चलाई जाती थी हाथ से और आटा निकाला जाता था, आज हम आटा खरीद के ले आते हैं या हमारे पास आटे की मशीन है, अब हमें हाथ से चक्की नहीं चलाना है। पहले चक्की चलाते थे और व्यक्ति स्वस्थ रहते थे, आज हम मशीन चलाते हैं और चक्की चलाने का व्यायाम करते हैं। पहले लोग मीलों पैदल जाते थे, आज हम जहाँ काम के लिए तो हम कार से जाते हैं और सुबह शाम उठकर 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। पहले लोग हर काम के लिए अपने हाथों से हर काम करते थे, या हम क्यों कहें कि अगर पैदल नहीं तो साइकिल चलाते हुए कई मील निकल जाते थे। पहले वो साइकिल जो हमें 1, 2, 1800, 900 की आ जाती थी एक समय पहले, आज हम 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख की वो साइकिल खरीदते हैं और घर में उसे चलाते हैं। सोच पा रहे हैं आप हम किधर जा रहे हैं? दिमाग का तो हम इस्तेमाल ही करना भूल चुके हैं। वो साइकिल को हमने कबाड़ कह के फेंक दिया कि हमें इसमें शर्म आती है चलने में, हमें कार दो। पर वो साइकिल इतनी महंगी खरीद के घर में रख ली। अरे हम सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वो साइकिल चलाना छोड़ी क्यों फिर? तो ये है विलासिता का सामान जिसमें हम डूबते जा रहे हैं।
जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है, जो बाजार का जो दिखावटी का सामान है, दुकानें जिससे भरी पड़ी हैं, वो आपको अपनी तरफ खींचते हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही ले लो। अब यहाँ पर उदाहरण दिया है दैनिक जीवन में जो काम आती है। यहाँ पर आप चित्र देख पा रहे होंगे टूथपेस्ट और ब्रश का। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला सामान क्या? टूथपेस्ट चाहिए। यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बना देगा। चमकीला तो वो बना रहा है, बना देगा। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि दातून से भी दांत चमकते थे, पर अब क्या है, ये विलासिता, अब ये हमें अपने ऊपर खींच रहा है, हमें आकर्षित कर रहा है। तो कह रहा है दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, मुंह से जो स्मेल आती है, बदबू आती है, ये उसको भी दूर करता है। यह मसूड़ों को मजबूत करता है, यह मसूड़े जो आपके हैं इनको मजबूत कर देता है, और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। ओके, क्या करते हैं, कोई बबूल का नाम ले लेता है, अरे बबूल का बना हुआ है, बबूल के नाम का पेस्ट आता है, बबूल, नीम के गुण है इसमें, लौंग है इसमें, मिंट है इसमें, नमक है इसमें, कई तरह के विज्ञापन चले आ रहे हैं। हमें लुभाने के प्रयास के लिए कई तरह के ऐड बनते हैं, कई तरह के विज्ञापन बनते हैं, हम उन्हीं में खो जाते हैं। अच्छा, इनने ये बोला मतलब ये सही है। किसी भी ऋषि मुनि का नाम लगा देंगे, उनकी वनस्पति का नाम लगा देंगे, उनके आयुर्वेदा का नाम, ये नाम लगाकर, ये नाम रखकर, ये नाम उसमें इस्तेमाल करके कि उस मिश्रण से बना है, जो चाहे चुन लीजिए। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए, माउथ वॉश मुंह की दुर्गंध के लिए। तो क्या करते हैं भाई, मुंह की दुर्गंध तो हम एक अच्छा जो साधन है, हम अजवाइन खाते हैं, हम सौंफ खाते हैं, ये मुंह की आपकी स्मेल तो हटाएंगे ही हटाएंगे, साथ में आपके बॉडी के लिए, आपकी देह, आपके शरीर के लिए भी कितने लाभकारी हैं। क्या ये उपयोग में नहीं है? ये तो आपके घर में ही है, ले लो उठाकर। हाँ, आपने खरीदे, उनको बिल्कुल खरीदा है, वो भी आप खरीद कर लाए थे। उनकी कीमत और उनकी कीमत में कुछ तो अंतर होगा। वहाँ आपको एक बड़ा टूथपेस्ट ही खरीदना पड़ेगा, छोटा भी आता है, पर आप कहोगे घर में इस्तेमाल, पर आप सौंफ का छोटा पैकेट भी ले आते हो और लंबा चलता है, लाभकारी भी है, पाचक भी है। अजवाइन है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे पेट दर्द में काम आती है, हमें हर तरीके की बात रोग से भी हमें राहत दिलाती है, क्या नहीं करती वो। तो क्या है ये कि आज हमें टूथपेस्ट क्या मुंह की दुर्गंध मिटाता है, इसमें तो नमक है, बबूल है, नीम है, ये है, वो है, फलाना क्या क्या नहीं बोलते, और हम खरीद लेते हैं, यही पेस्ट बेहतर है। और देखिए क्या कटाक्ष किए गए हैं दुबे जी के द्वारा कि सूची और भी लंबी हो सकती है। वो कह रहे और भी सूची लंबी हो सकती है, और भी कुछ आपको वो ऐड कर सकते हैं उसमें, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमत ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। मैंने आपको उदाहरण दिया था लिपस्टिक का, कपड़े देख लो, हमने तो इस मॉल से लिए, हमने तो इस ब्रांड के लिए, हमने तो उस ब्रांड के लिए। पता चलता है कि दोनों ही लोकल और वो दोनों ही लगभग एक से चल रहे हैं, एक सा ही उसमें इफेक्ट पड़ रहा है। हम ब्रांड पर चले जाते हैं, हम उनकी बात मान लेते हैं, जो ब्रांड वाला कह रहा है वो बिल्कुल शाश्वत सत्य है, बस वही सत्य है, यही बढ़िया है, इसको ले लो, खरीदो और पहनो। ये हमारी अंधाधुंध दौड़ है जिसमें हम शामिल हो चुके हैं, बुरी तरीके से फंस चुके हैं। साबुन ही देखिए, यहाँ पर देखिए एक महिला हाथ धो रही है ना। अब कोई ऐसा वैसा साबुन नहीं, हमें अच्छा चाहिए, खुशबू वाला चाहिए, जम्स हमारे हाथों से मिटा दे, ये साबुन नहीं, महंगा वाला साबुन, और ये विंटर का अलग, फिर समर का अलग, फिर ये अलग। अरे ये क्या है, ये विलासिता है, ये आपको आकर्षित कर लिया, उत्पादन ने आपको अपना बना लिया। तो ये देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज, एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। कई प्रकार के विज्ञापनों के नाम ही, विज्ञापन ही दिए गए इस तरीके से बताते हैं, दिन भर आपको तरोताजा रखेंगे, 10 घंटे तक, 12 घंटे तक आप ताजगी महसूस करेंगे, जम्स का नामो निशान नहीं होगा, सारे 100% जम्स मिटा देगा। बहुत सारे विज्ञापन हैं, हम देखते ही रहते हैं, बहुत आते हैं टीवी पर। साबुन का इस्तेमाल होता है, कई सालों से चलता आ रहा है संतूर, जिसमें हम कह देते हैं आपकी उम्र से तो, आपके चेहरे से तो उम्र का अंदाजा ही नहीं लगता,
संतूर संतूर। उम्र का अंदाजा कैसे नहीं लगेगा भाई? आपकी उम्र बढ़ रही है, आप लाख किसी भी साबुन का इस्तेमाल कर लो, जब आपके चेहरे पर झुर्रियां आनी है जिस एज में, उस एज में तो आएंगी ही आएंगी। आपकी एज तो झलके ही झलकेगी। कौन सा ऐसा साबुन बना है जिसने किसी की उम्र रोक ली हो, आपकी उम्र को वहीं ठहरा दिया हो? ऐसा कोई भी चिरंजीव का फूल नहीं बना है जो आपको कह दे आप बस इसी उम्र में रह जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपकी उम्र नहीं बढ़ेगी, आप बुजुर्ग नहीं होंगे। नहीं, ये कहने का कार्य है और आप कर लेते हो इसको। तो यहाँ पर ये सारा पसीना रोकता है, जम्स दूर करता है, ये सब कुछ यहाँ बताया गया है। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो यह लीजिए, शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो यह लीजिए। क्या सच्चाई का मतलब ये विज्ञापन है? अपने शरीर को पवित्र करना चाहते हैं, इस साबुन का इस्तेमाल कीजिए। आप दिन भर ताजगी महसूस करना चाहते हैं, इस साबुन का इस्तेमाल कीजिए। कोविड के दौरान कितने सारे हमारे हैंड वॉश आए और किसी ने कुछ और बोला, किसी ने कुछ और बोला, किसी ने कुछ और बोला। कारण एक ही था, हमें अपने हाथों को धुलना था। हम जहाँ बाहर से आ रहे हैं वहाँ के जो कीटाणु चिपक चुके हैं, धूल जो लग चुकी है, हमें उनको साफ करना है, जो कि सदियों से हमारा मैनर्स था कि आप घर में आते पहले आपको मालूम है क्या होता था? ये आपने नहीं सिखाया कि हाथ धोना है, ये वैज्ञानिकों ने नहीं सिखाया कि हाथ धोना है, ये किसी डॉक्टर्स ने नहीं सिखाया कि हाथ धोना है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया। अरे ये तो प्राचीन काल की परंपरा है। आप तो हाथ घर के अंदर आकर धोते हैं, आप अपने वर्थ वेसिंग में जाकर हाथ धोते हैं, ये तो आप घर के अंदर आकर धोते हैं। लेकिन पहले की परंपरा क्या थी? पहले की परंपरा ये थी कि घर के दरवाजे पर ही हाथ और पैर धुलते थे, फिर घर के अंदर प्रवेश करते थे। वो आपसे ज्यादा प्रोटेक्ट करते थे अपने आप को। वो जितने जम्स लेकर आए थे ना, जितने भी जम्स उन्होंने उनके इसमें लगे हुए थे, जो कीटाणु उनके हाथों में लगे हुए थे, सारे कीटाणु उन्होंने घर के अंदर आने ही नहीं दिया। आप तो जाकर अंदर हाथ धोते हैं, वो तो घर के बाहर ही धुल लिया करते थे। बताइए कौन ज्यादा सुरक्षित था, वो या आप? आप तो घर के अंदर जाते 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 कई देर तक उन कीटाणुओं को फैला देते हैं, कई दूर तक, और वो तो दरवाजे पर ही धुल के बाहर कर देते थे। उस दरवाजे को धोया भी जाता था सुबह शाम। हम तो इंतजार करते हैं कि आएगा कोई, जब धुलने के लिए तब धुलेगा। तो छात्रों, बंधुओं, ये सारी परंपराएं तो परंपराओं से चली आ रही हैं, सदियों से चली आ रही हैं। ये तो हमारे यहाँ का रिवाज था कि हाथ पैर धुलकर ही हम अंदर आएंगे। घर के दरवाजे पर ऐसा एक स्थान बनाया जाता था जहां पर रखी जाती थी पानी की बाल्टी, पानी का बर्तन, कि वहां से धुलने के बाद आप अंदर प्रवेश करेंगे। ये आज क्या विज्ञापन बताएगा? ये तो हमारे पहले से हमसे बोला जाता है। आज क्या कोविड ने हमें सिखाया कि हाथ धोना? ये तो पहले से ही बोला जाता है। हम हाथ धुलेंगे, उसके बाद हम भोजन में करने बैठेंगे। हम हाथ पैर धुलेंगे, फिर हम अपने रसोई घर में प्रवेश करेंगे। हम हाथ पैर धुलेंगे, तब हम बिस्तर पर जाकर बैठेंगे। हम बिस्तर पर भोजन नहीं करेंगे। कई सारी बातें हैं जो हम पहले से हैं हमारे, बस आप भूल चुके हैं। आपने उनको पुराने विचारों के लोगों के आधार पर गिन लिया, इसलिए आपको याद नहीं। तो आपके सौंदर्य में निखार लाएंगे। ये हो गया। अब देखिए, संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री का होना तो मामूली बात है। संभ्रांत महिला होती हैं अच्छे कुल की महिला, अच्छे परिवार की, बड़े अमीर घर की महिलाएं, उनके बारे में बात हो रही है कि उनकी ड्रेसिंग टेबल पर जहां पर वो श्रृंगार करती हैं अपना, वहां पर 30-30 हजार के सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य सामग्री होती है। परफ्यूम है, क्रीम है, लिपस्टिक है, और भी दुनिया भर का सामान जो वो इस्तेमाल करते हो। अरे ब्रांड से भी ब्रांड, एकदम ऊंचा ब्रांड लेकर आएंगे। 30-30 हजार का सामान मामूली रूप से होता है उनके पास। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। यदि आप पेरिस से परफ्यूम मंगाते हैं तो वो कह रहे 30-30 हजार का सामान तो है, इतना और खर्च होगा। हम परफ्यूम यहाँ का लगाते हैं, हम इस देश का और हम उस देश का। अरे भाई, यही तो आप अंधाधुंध रैली में चलते जा रहे हो। इस उपभोक्तावाद की संस्कृति यही तो है, आप पूरे तरीके से उसी में रम चुके हो। हमें सामानों की जरूरत नहीं हो गई है, सामान ही हमारी जरूरत हमें करने लगे हैं। वो ही हमें अपनी तरफ बुला लेते, भाई इधर आइए, मैं यहाँ हूँ, मैं आपके लिए ही हूँ और आप मेरे लिए ही हो, और हम पहुंच जाते हैं।
तो देखिएगा कि कहाँ 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 ड्रेसिंग टेबल पर और कितना कितना सामान भरा पड़ा है। ये तो हो गई संभ्रांत महिलाओं की बात। यह प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। जो आपने परफ्यूम लगाया है बड़ा महंगा, जो आपने पोशाक पहनी है बड़ी महंगी, आपके चेहरों पर जो चश्मा चढ़ा हुआ है बड़ा महंगा, आपने हाथ में जो पर्स ले रखा है बड़ा महंगा, आपके पैरों में जो सैंडल हैं बड़ी महंगी, आपने जो बूट पहन रखे हैं बड़े महंगे, जो शर्ट, जो परफ्यूम, जो बालों में जेल, जो ये हेयर स्टाइल, क्या है ये? यही आज प्रतिष्ठा का चिन्ह है। इसी से लोग कहते हैं कि अरे ये अब बड़ा आदमी है। जो ये नहीं करता है उसकी तो पूछ ही नहीं है। लोगों ने सुख और सम्मान दोनों की परिभाषा ही बदल दी। आज सम्मान यहां दिया जा रहा है, यह प्रतिष्ठा का चिन्ह है। आज लोगों को बड़ा कहने में, प्रतिष्ठा देने में, सम्मान देने में ये सब कुछ करना पड़ता है। ऐसा कहा है लेखक ने कि ये माना जाता है कि ये समाज में प्रतिष्ठा के पात्र हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं। केवल महिलाओं की बात नहीं हो रही, मैंने अभी पुरुष की भी वस्तुओं के नाम आपको गिना दिए हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे हैं, पीछे नहीं है, सॉरी, पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। पहले के पुरुष क्या, साबुन फटाफट लगाया, फटाफट नहाया, और कई बार नहीं भी लगाया, जल्दी जल्दी जाना है, हटाओ। फिर तेल लगाया, वही तेल हाथों में लगाया, वही तेल बालों में लगाया, वही हाथों में लगाया, चल दिया। आज के पुरुष, आज के लड़के क्या करते हैं? आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। पहले तो तेल ही चलता था, आफ्टर शेव जो आप यूज करते हैं पुरुष वर्ग, तो और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें, मतलब अब तो लड़कों का सामान भी ऐसा नहीं है कि केवल लेडीज ही 30,000 और पेरिस का परफ्यूम मंगवा के और खर्च करती हैं। लड़के भी उतने ही बराबर, बल्कि उससे ज्यादा खर्च करने लगे। वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। अब वो कह रहा है ये तो किसकी बात हो गई, हमारे सौंदर्य प्रसाधन की बात हो गई। हमने टूथब्रश और पेस्ट और साबुन की बात कर ली। अब वो कह रहे हैं वस्तुओं के में आइए, परिधान, पोशाक पर आइए। जगह जगह बुटीक खुल चुकी हैं, बुटीक बनी हुई है, बहुत बुटीक खुली हुई हैं, नए नए डिजाइन के। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए कपड़े ऐसे लगे होते हैं, हम आकर्षित होते हैं, हम चले जाते हैं और खरीदते हैं। ये है, इतने का आया, और हम कहते हैं अरे हमारी ये ड्रेस तो इतनी महंगी है, इतनी महंगी है, थोड़ी चमकीली भड़कीली, अरे यही बढ़िया है, यही मस्त है, यही महंगी है। शादी के लिए, पार्टी के लिए, अरे छोटे वोटे से काम नहीं चलेगा, थोड़ा महंगी दो और महंगी दिखाओ। और कई लोग पैसा देख के वस्तुएं पसंद करते हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा, और नहीं सुना हो तो मैं बता दूं, बिल्कुल करते हैं। यदि कि कोई कपड़ा खरीदने गया या किसी ने कपड़े लेते हैं, दिलाते हैं, और वहां कह दिया कि 1000, 2000, 1500 जो भी नहीं, और वहीं एक और रख दी 5000, तो सामने वाला कहेगा ये अच्छी है। क्यों अच्छी है? उसने के कानों में 5000 पड़ गया, फिर यही अच्छी है। भले ही वो 1500 की साड़ी, 1500 का सूट, 1500 की शर्ट उस 5000 से कहीं अच्छी भी हो सकती है, कलर उसका ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है वो उससे ज़्यादा कंफर्टेबल आपके लिए लगे, उसमें आप ज़्यादा अच्छा महसूस करें। लेकिन वो व्यक्ति जो केवल पैसों से रेट सुनकर जो पसंद करता है, वो तो 5000 ही कह देगा बस यही बढ़िया है। ये व्यक्ति की सोच हो चुकी है। तो यहाँ देखिए कि जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बनाए जा रहे हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी हैं। हम जाते हैं, भैया और दिखाइए, और बताइए, आज जो फैशन में चल रहा है उसको दिखाइए, जो ट्रेंड में है वो दिखाइए। मैडम रेंज कैसी चलेगी? अरे अरे आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, आप तो बढ़िया दिखाइए, महंगा चलेगा हमें, लेकिन हमें बढ़िया चाहिए, अच्छा चाहिए। अब आपको क्या पता दुकानदार किसको बढ़िया कह कि कितने पैसे कितने में डाल के बोल के आपको उसने देख लिया कि अरे ये तो पैसा फेंकने के लिए तैयार है। बनाइए फिर 2000 की चीज 5000 में। मैम ये ब्रांड है, अभी नई आई हुई है, मैडम को नहीं पता ब्रांड अभी नई आई हुई है, ले लो। ले लिया, दुकानदार खुश और हंसेगा। ऐसे ही मूर्ख लोग मिल जाए मुझे तो कितना बढ़िया है। ब्रांड 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 चिल्लाकर जो 2000 की चीज 5000 में खरीद ले गए, ऐसे व्यक्ति मिल जाएं तो कहना ही क्या। तो यहाँ पर देखिए फिर आगे वस्तु ये हो गया, ये नए परिधान है, महंगे हैं, ट्रेंडी हैं। ये तो परिधानों की बात यहाँ उन्होंने कर ली। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। अच्छा ये तो अभी निकल चुका है, क्या दिखा रहे हैं आप हमको, ये नहीं हम पहनेंगे।
अरे ये जो घर में जो कपड़े रखे हुए इसके लिए, अरे यार ये पिछले ही फंक्शन में तो हमने यहाँ पहना था, ये तो अब सबने देख लिया है, ये नहीं पहनेंगे हम, अच्छा थोड़ी लगता है, लोग कहेंगे इनके पास यही कपड़े हैं। यही बोलते हो ना, यही बोलते हैं। हम कहते हैं कि यदि आपका नाम आपके गुणों से है तो आपके कपड़ों को बाकी कोई नहीं देखता। आप किसी ओहदे पर बैठे हुए हैं और आप सामान्य कपड़े पहनकर भी किसी के यहाँ चले जाओ तो आपका सम्मान वैसे ही होगा, क्योंकि उस समय आपका गुण, आपका ओहदा वो आपके प्रतिष्ठा का पात्र है, आपके कपड़े नहीं। और जो व्यक्ति जिसमें गुण ना हो, कुछ करते ही नहीं है, लेकिन बढ़िया कपड़े अपड़े सूट बूट पहन के जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, करता तो है नहीं कुछ, सूट बूट पहन के आ चुके हैं, कहां से लेकर आ गए। लोगों के मन में ये धारणा होगी। तो याद रखिए, कपड़े कभी हमारी, हाँ हमारा शौक है बिल्कुल, वर्तमान की जरूरत है बिल्कुल, लेकिन आपकी पहचान आपके अस्तित्व से है, कपड़ा आपका अस्तित्व नहीं बनाते हैं। ये बिल्कुल ये सही बात है कि आप जब कपड़े पहन लेते हो जो आपको अच्छे लग रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ये फैक्ट है। हमेशा कपड़े वही पहनो, चाहे वो सस्ते हों या महंगे, हमेशा वस्तु वही इस्तेमाल करो जो आपको सही लग रही है, जिसमें आप अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस कर पा रहे हैं, जो आपके लिए पसंद है। दुनिया की इस भीड़ में, इस दौड़ में, इस हुआ में जाने से कुछ भी नहीं होने वाला। तो कपड़े तो महत्व नहीं रखते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। यदि गुण है, शालीनता है, प्रतिष्ठा है, तो कपड़े तो कतई वहां पर आपका स्थान नहीं बनाए। वो कुछ भी कपड़े बेकार हों, अच्छे हों, कुछ भी हों, आपने यदि पहन लिया तो आपका जो नाम है, जिससे लोग आपको पहचानते थे, वो आपके कपड़े देख के कुछ ना बोलेंगे। वो शायद क्या बोलेंगे, इसमें भी बढ़िया दिखते हैं आप, तो ये हम भी ट्राई कर सकते हैं, फिर तो ये आज की फैशन होगी। मतलब आपने जो पहन लिया, इतना मानते हैं लोग आपको कि लोग ने कह दिया शायद ये फैशन होगी। तो ये रखो, किसी को देखकर हम उसको फैशन में गिन लें, ये नहीं। जो हम करें, लोग ऐसे उसे पसंद कर लें, तो वो बड़ी बात है। तो यहां देखिए, आगे चलते हैं कि घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना होता तो 400-500 रुपए में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए तो आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते। आगे ना वही बात, यदि आपको सिर्फ उपभोग करना है, सिर्फ आपको वस्तु का इस्तेमाल करने के लिए ली है, आपने अपनी कलाई पर घड़ी इसलिए पहने हैं, आप काम काजी हैं, आप समय पर निकलना चाहते हैं, समय पर घर आना चाहते हैं, कोई काम यदि हो तो कितने समय में कंप्लीट होगा, आप पेपर देने बैठे, एग्जाम करने बैठे, आपकी घड़ी उस समय बहुत महत्व रखेगी। 100, 150, 300, 400 की घड़ी 3:30 बजे हैं तो 3:30 ही दिखाएगी। लाख 1.5 लाख की घड़ी भी 3:30 ही दिखाएगी। अंतर क्या हुआ? वो आपका समय नहीं रोक देगी एग्जाम के समय कि नहीं भाई ये अभी 3 घंटे के लिए हम ज्यादा समय कर देते, लोग इसको ही मानेंगे। जो आपको उस समय फायदा दिला रही है, जो आपका उपयोग का जो समय है, उपयोग उस समय किस वस्तु का हो रहा है, क्या उपयोग है उस समय, तो घड़ी हमारा समय दिखाने का उपयोग है। हम 150 की भी पहन लेते हैं, हम 400 की भी पहन लेते हैं, 1000 की, 5000 की, यहां तो उन्होंने बोला है लाख 1.5 लाख की घड़ियां भी। वो क्या हो गई, आपने यहां अपना प्रदर्शन करने के लिए उसको इतना महंगा पहना है। यदि आपने सिर्फ इस्तेमाल के लिए पहना होता, अपनी जरूरत के लिए पहना होता, तो 300, 400, 100, 150 की घड़ी भी बुरी नहीं थी। आती है, वो बुरी नहीं थी। तो लेकिन आज की दुनिया क्या देखती है, केवल और केवल दिखावा। अब देखिए, आपने एक 3 इडियट्स जो मूवी है उसमें भी आपने देखा होगा कि जब हीरोइन पहनती है ना एक घड़ी, और जो उसका मंगेतर उसको देता बड़ी महंगी घड़ी, तो यहाँ पर क्या करते हैं आमिर खान जी, उस घड़ी को पर ले लेते हैं, बोलते हैं अब जाके बोल दो कि घड़ी खो गई। तो वो चीख चीख कर उस घड़ी का रेट बता के कहता है कि अरे तुम क्या जानो, इतनी महंगी घड़ी थी, तुमने खो दी। तो वो फिर वो क्या कहता है, अरे मेरी घड़ी है तो ये है, ये तो मेरी 500 रुपये, 400 रुपये जो भी रेट बताता हो, 200 रुपये की घड़ी है, ये भी वही समय बताती है जो तुम्हारी इतनी महंगी घड़ी बताती है। क्या मतलब हुआ तुम्हारी महंगी घड़ी का? वही तो बताया गया है कि दिखावा मत करो। उसके पास भी घड़ी है, मेरे पास भी घड़ी, मत बताने जाओ तुम्हारी कितने की है। समय बता रही है, बंद तो नहीं है ना, बस खराब तो नहीं हुई ना, बस। तो
ये तो क्या करते हैं, वो 1,00,000 1,50,000 की घड़ी भी ले सकते हैं यदि आपको केवल दिखावा करना है। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। कंप्यूटर लोग काम के लिए खरीदते, आप ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको कंप्यूटर की इतनी ज़रूरत है पर खरीदने का उनकी हैसियत नहीं है। किसी भी मशक्क़त से कैसे भी करके, किस्त में, लोन में, कैसे भी करके वो कंप्यूटर लेते हैं। वो उनकी नीड है, बहुत ज़रूरत है उनको। उसने 25, 30, 35, 40 हज़ार, 50 हज़ार, 70 हज़ार का भी कंप्यूटर लिया, फिर दूसरा तो लाखों में लेकर आ जाता है। वो जो लाखों में लेकर आ गया वो दिखावा था। ये जरूरत थी जो उसने 25, 30, 35 हज़ार, किसी का सेकेंड हैंड लेकर भी अपना काम किया, वो जरूरत थी। तो कह रहे कंप्यूटर की जरूरत के लिए भी लिए जाते हैं और दिखावे के लिए लिए जाने के वालों की भी संख्या कम नहीं है। जो काम काजी है उसने तो अपने इस्तेमाल के लिए लिया। जो घर पर बैठा है, कोई काम ही नहीं है, उसके लिए तो मूवी देखने के लिए टीवी है, लेकिन लैपटॉप लेके रखा हुआ है महंगा, दिखावा, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ दिखावा। खाने के लिए 5 सितारा होटल है। अब देखिए घड़ी से कहां पर आ गए, लेखक ने कहां कहां बात पहुंचा दी, आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। साबुन से लेकर, टूथब्रश से लेकर साबुन, साबुन से लेकर आधुनिक प्रसाधन, सौंदर्य का सामान, पुरुषों के सौंदर्य का सामान, फिर जो वस्तुएं हैं उनका भी, और परिधान, कपड़े, और यहाँ पर वो आगे घड़ी की बात लेकर, जो जो लोग वाकई इस्तेमाल करते, जो जो दिखावे के लिए, कंप्यूटर, और अब वो बात कर रहे हैं खाने की, भोजन की। 5 सितारा होटल हैं, खाने के लिए आज 5 स्टार होटल हैं। वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं, खाने के लिए नहीं, अब लोगों ने उसको और रूप बदल दिया। यहाँ आइए, शादी कीजिए, विवाह कीजिए, और यहीं पर आपको और इसका प्रचार हो जाएगा, लोग होटल लेने लगेंगे। तो उसमें क्या है, खाना भी उन्हीं का, कैटरिंग और सब कुछ, यहाँ तक कि वो अपना सब रेडी कर लेते हैं, उनके सब कमीशन बंधे हुए हैं, सब इधर उधर से उनके सब रेट फिक्स है, आपसे हाई फाई ले लेते हैं वो। तो 5 स्टार होटल है खाने के लिए अब तो, लेकिन शादियां भी होने लगी हैं। बीमार पड़ने पर, यहाँ देखिए अस्पताल, बीमार पड़ने पर 5 स्टार अस्पतालों में, हॉस्पिटल में जाइए, आइए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में अब मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी होने लगा। आप सुन पा रहे हैं, हंसी आती है ऐसी बातें सुनकर। व्यक्ति अपने मरने से पहले विदेशों में मरने का इंतजाम कर चुका है। मैं जब मरूं तो मेरी जहां पर बॉडी होगी या मुझे दफनाया जाएगा उसके आसपास अच्छी घास होगी, अभी बताएंगे ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मतलब जब मैं मरने के बाद भी मेरा शरीर ना बड़े सुकून से सुंदर जगह पर होना चाहिए, लोग आए तो बड़ा अच्छा लगे उन्हें वहां आकर। ये किस लिए कर रहे हैं आप? लोगों की तसल्ली के लिए, उनकी शांति के लिए नहीं कर रहे हैं कि वो आपको बैठकर याद करें। आप वहां भी वो दिखावे के लिए कर, अच्छा ये बड़ा आदमी मरा है, उनकी तो कब्र भी बड़ी शानदार है। देखिए मैं नहीं कह रही हूं, ये हमारे लेखक कह रहे हैं। और यदि आप सोचें तो वाकई ये समाज, ये वर्तमान की परिस्थितियां, हमारी जरूरतें, हमारी आधुनिकता, हमारी ये दौड़, अंधाधुंध दौड़, ये सब कुछ कह रही है। होता है, अभी भारत में नहीं आया इतना हम कह सकते हैं, हमारे यहाँ भी लोगों ने ऐसा नहीं सोच के रखा है, लेकिन विदेशों में, अमेरिका और यूरोप में अनंत विश्राम और अंतिम संस्कार भी कर लेते हैं एक कीमत पर। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, जो आप चाहते हैं। मरने के बाद क्या इंसान चाहेगा? पहले ही बोल जाएगा भाई मैं मरूं तो मेरे चारों तरफ ये फूल लगाने चाहिए, है ना, हरा भरा होना चाहिए, हमारे आसपास की जो जमीन है वो हरी होनी चाहिए, चाहे तो वहां फव्वारे होंगे। अब वो जो मरने का प्रबंध कर रहे हैं, मरने के बाद जो उस जगह का प्रबंध करने वाले हैं वो भी होने लगे हैं विदेशों में। आप चाहे तो हम फव्वारा भी वहां लगा सकते हैं, फाउंटेन होगा, और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी चलता रहेगा। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम किसके रंग में रंग रहे हैं? हम पाश्चात्य के रंग में रंग रहे हैं, हम विदेशों की सभ्यता लेकर आ रहे हैं। हमारी पोशाक तो साड़ी हुआ करती थी हिंदुओं में, और यदि हम अपने सिख में भी लें, ईसाई धर्म में यदि हम लेते हैं तो वहां भी, सिख धर्म में लेते हैं तो वहां भी उनकी पोशाक सूट है। पर आज की जो पोशाकें हो चुकी हैं वो सब क्या है? नहीं लूंगी मैं, नाम आप जानते हैं उनको। वो सारी पोशाकें तो हमारे विदेशों से आई हुई हैं, पाश्चात्य संस्कृति की पहचान है वो। क्यों कह देते हैं आज की मंदिरों में आप आएंगे, गुरुद्वारे आप आएंगे, मस्जिदों में आप आएंगे, आपको सिर पर कपड़ा रखना है, दुपट्टा रखना है, सिर खाली नहीं आएगा।
आप साड़ी पहन के आएंगे, आपकी पोशाक भद्दी नहीं होनी चाहिए, अच्छी पोशाक आप पहनेंगे जो मन, क्यों? क्योंकि संस्कृति है वो हमारी, यही चलता था। हमने बाहर उसको बदल दिया, इसलिए आज मंदिरों में लिखना पड़ता है, नहीं तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी। घर ही मंदिर हुआ करते थे। घर के दरवाजे पर कोई व्यक्ति आ जाए तो महिलाएं अपने सिर पर पल्ला ले लिया करती थी, ये उनका आदर था। आज हम भगवान का भी के सामने भी अपना पल्ला नहीं कर पाते हैं, ये हमें शर्म लगती है। हमारे बाल बिगड़ जाएंगे, हमने बालों की जो हेयर स्टाइल करवाई है वो हमें कोई देख ही नहीं पाएगा, हमने जो कलर करवाया है वो कोई देख ही नहीं पाएंगे, हम क्यों सिर पर रखें? इसलिए तो करवाए थे क्योंकि आज मंदिर में प्रोग्राम है। जी नहीं, आपको अपने सिर पर जो रख के जाना है दुपट्टा, ये संस्कृति है आपकी। अब यहाँ देखिए कि वो बात की गई कि मन चाहे फूल रख दिए जाएंगे, फव्वारे होंगे, ध्वनि चल रही होगी, तो भारत में ये संभव हो सकता है। जब इतना कल्चर बदल गया तो ये भी संभव हो सकता है। लेखक कह रहा है बिल्कुल हो सकता है। आगे देखिए, ये तो अब डॉक्टर्स की यहाँ पर बात की गई थी कि आज हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में, यहाँ नहीं करवाएंगे, कोई बड़ी हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे। बड़ी हॉस्पिटल में इलाज करवाने वाले व्यक्ति की क्या उम्र रुक जाती है? क्या वो जो उसकी जितनी सांसें उसकी लिखी हुई आई हैं, क्या उतनी सांसें वो बढ़ा देता है डॉक्टर? नहीं। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि डॉक्टर्स जहाँ अच्छे होते हैं, जहाँ इलाज अच्छा होता है, जिसकी दवा हमारे शरीर पर लग जाती है, हम वहाँ जाना पसंद करें। आगे देखिए, अब देखिए, यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। जिस समाज की बात यहाँ की जा रही है, जिस आधुनिकता की बात यहाँ की जा रही है, जिस लग्जरी सामानों की बात यहाँ की जा रही है, जो आधुनिकता की दौड़ में दौड़ते हुए पाश्चात्य को अपनाने की बात यहाँ की जा रही है, ये तो बात हो रही है विशिष्ट जन समाज की। देखिए, समाज का हर वर्ग लग्जरी लाइफ नहीं अपना पाता है, वो केवल दूर से ही ललचाई निगाहों से देखता है। काश हम भी कर पाते, काश मेरे पास भी लंबी लंबी गाड़ियां होती, काश हमारे पास भी एक बंगला होता, काश हम भी उसके अंदर बड़े शान से रह रहे होते, काश हमें बाहर ठोकर खाने ना निकलना होता, काश हमारे पास भी नौकरों चाकरों की फौज होती, काश हम भी इतने सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल कर रहे होते, काश हम भी बड़ी बड़ी बुटीक, बड़े बड़े शोरूम से कपड़े खरीद रहे होते। काश केवल वो ललचाई आंखों से ये सब कुछ देखता है। तो समाज में कई तरह के लोग हैं। जो बातें हो रही हैं वो तो विशिष्ट जन की हो रही हैं, पर सामान्य वर्ग ललचाई आंखों से उन्हें देखता है। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है, राइट चॉइस बेबी, आहा। तो यहाँ उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा यही है कि राइट चॉइस बेबी, कि जो एक बोला जाता था ना, जो मैंने अभी बोल के बताया भी, कि अरे भाई यही तुम्हारे लिए सही चॉइस है, जो है वही सही है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर जाएं। अभी तक तो बातें चल ही रही थी, हम मजाक मस्ती में कर रहे थे, लेकिन सत्य थी, कड़वी लगती हैं और लगी भी होंगी, क्योंकि सत्य कड़वा होता है। और लेखक जब लिखता है, व्यंग करता है, तो वो ऐसे ही करता है, और शिक्षक जब पढ़ाता है तो उस व्यंग को वो उसी तरीके से उदाहरणों से पढ़ाता भी है। दोनों की वाणी में जोश होना तो बनता है। अब गंभीर पक्ष की ओर चले। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? अब ये भारत में क्यों ये उपभोक्ता इतनी बढ़ती जा रही है? भारत में क्यों उत्पादन इतना बढ़ाया जा रहा है? क्यों? कारण क्या है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे, पहले भी सामंतवाद स्थापित रहा है, उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है पहले से भी। आज सामंत बदल गए, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया। सामंती संस्कृति जो हमारे समय सामंत लोगों के राज्य में जो हुआ करती थी, वो संस्कृति परिवर्तित हुई है, उनका रूप बदला है, उनकी कथनी करनी बदली है। वो कैसे? हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, मतलब अस्मिता मतलब पहचान, हम सांस्कृतिक पहचान की बात कितनी भी करें, परंपराओं का अवमूल्यन तो हुआ है। अवमूल्यन मतलब उसकी कोई कीमत तो उसकी घटी है, कीमतों में तो गिरावट आई है। उसकी किसकी कीमत में? हमारी संस्कृति की कीमत में। उसके जो प्रतिष्ठा थी उसका अपमान तो हुआ है, उसकी प्रतिष्ठा में कमी तो आई है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। आस्थाएं, जो हमारा विश्वास था, जो हमारी आस्थाएं थी, उसमें हानि तो हुई है। जैसा कि पहले हमारी जो संस्कृति थी, हमारे जो सामान उपयोग की वस्तुएं थी, आज वो बदल दी गई। आज यदि दादी नानी कुछ कहती हैं तो हम कहते हैं अरे आपके समय होता होगा, अब नहीं होता है ऐसा, हम नहीं करते हैं, अब हम ऐसे घूमने जाते हैं, अब हम ऐसा खाते हैं, अब हम ये करते हैं। वो चुप रह जाती हैं। क्या उनका दिल नहीं दुखता?
बिल्कुल दुखता है। उनको जिन वस्तुओं पर विश्वास था, उनको जिन अपनी दवाइयों पर विश्वास था, आज आप कह देते हो नहीं ये नहीं खाएंगे हम, क्या आप लगे रहते हो ये खा लो ये खा लो, अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, क्या होता है इससे, वो चुप हो जाते हैं। उन्हें दुख होता है। जिन वस्तुओं पर, जिन सामानों पर उनको विश्वास था, जो कूट पीस कर बनाकर मसालों में रखती थी घरों में, मसालों के रूप में, कि वो मसाले रोज प्रतिदिन सब्जियों के द्वारा हमारे शरीर में जाते थे और लोग स्वस्थ रहते थे। आज हम देखते हैं कि पुराने लोगों का जीवन 110 साल, 14 साल, 15 साल, 100 साल तो हम कम कहेंगे ना, हम यहाँ 100 से शुरू करते हैं, 100 साल, 102, 105, 110, 108, ये इतना चलता। और आज की युवा पीढ़ी, आज का यदि हम देखें कि आज हमारा जीवन कहाँ तक जाके रुक रहा है, तो आज के जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है। 50, 60, 65, क्यों? हमने जिन जो मसाले, जो ताजी हवा, जो शुद्ध भोजन हमारी दादी परदादी किया करती थी, वो यहां दुनिया में ना रही हों, पर उनके दांत इतने मजबूत रहे कि आपके दांत अब क्या होंगे। वो 90 साल की उम्र में भी चने चबा जाती हैं और हम बचपन से ही दांतों के लिए रो देते हैं। वो एक बड़ी उम्र तक अखबार पढ़ लेती हैं और हम बचपन से ही हमारी आंखों पर चश्मा लग जाता है। समय का फेर नहीं तो क्या है ये, वक्त का बदलाव नहीं तो क्या है ये परिवर्तन है। और जब आप परिवर्तन में शामिल हो गए हैं तो प्रकृति भी अपना रूप बदल चुकी है। परिवर्तित तो उसको आपने ही किया, संभाला भी उनको बुजुर्गों ने था और बिगाड़ा भी हमने उसी को है, हम ही बिगाड़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो आस्थाएं, जो विश्वास था लोगों का, वो तो कम हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। हम अपना जो बौद्धिक दास्ता, मतलब हमारे ऊपर जो दिमाग पर जो दूसरे विज्ञापनों ने अपना जोर जमाया हुआ है, जो पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे दिमाग को अपने चंगुल में फंसा लिया, वो जैसा घुमाती हम वैसा घूम जाते हैं। हम उस बौद्धिक दास्ता, उस गुलामी के शिकार हो चुके हैं। फिर पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हम जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं, अब वो हम किसका कर रहे हैं, हमारे देश में बनती है तो अच्छी नहीं है, ये तो यहाँ से मंगवाई है, विदेशों के नाम लेते हैं, उनके ब्रांड का नाम लेते हैं, हम वहाँ की संस्कृति को, हम वहाँ के उपभोक्ता बने जा रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। आज जो हमने संस्कृति अपनाई है ना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति तो ऐसी थी जिसे विदेशों ने अपनाया था, दूसरे देश के लोग आते थे अपनाने। आज हम अनुकरण की संस्कृति है हमारी, ये हमने खुद पैदा नहीं की है कि हम इन सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करें, हम इस प्रकार के ब्रश का इस्तेमाल करें, हम इतनी 5 सितारा होटलों में भोजन करने जाएं, हम पाश्चात्य भोजन को अपना लें, हम पाश्चात्य पहनावे को अपना लें। ये संस्कृति तो विदेशों की, जिसके पीछे हम बढ़ते चले जा रहे हैं। अनुकरण करना मतलब किसी के जैसा काम करना, किसी के पद चिन्हों का इस्तेमाल करना, किसी के पद चिन्हों पर चलना। तो हम चल रहे हैं विदेशों के पद चिन्हों पर। तो हमारी संस्कृति किसकी संस्कृति हो गई? अनुकरण की संस्कृति हो गई। अब हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। झूठे प्रतिमान, जो झूठे चिन्ह बन चुके हैं, झूठी बातें जो आ गई हैं आधुनिकता की दौड़ में। यदि उनने कह दिया इस टूथपेस्ट में नमक है तो नमक होगा, आपने मान लिया। उनने कह दिया ये ब्रांड का सामान है, ये वस्तु ब्रांडेड है और ये इतने की नहीं इतने की है, 20,000, 25,000, 30,000 आपने लिया और खरीद लिया। उन्होंने कह दिया कि यही होटल बहुत अच्छी, यहाँ का खाना ताजा मिलता। आपने बनते देखा उनके किचन में, उनकी भोजनशाला में आपने ये बनते देखा, ये खाना ताजा है कि नहीं? ये वस्तु जो है, ये बर्गर है, ये पिज्जा है, ये मोमोज है, ये सब जो बाहर से आए हुए हैं, ये शौक है हमारे। और ये कहते हुए हमारे बच्चे बड़े प्रसन्न होते हैं। हम तो नहीं खाते हैं लौकी, हमारा तो शौक कुछ और ही है, मैं तो ये खाता हूँ, मैं तो ये खाता हूँ, मेरे घर में तो रोज ये आता है, हम तो ये क्या है? ये आधुनिकता के प्रतिमान हम अपनाते जा रहे हैं। ये वर्तमान का प्रतिमान, हमने पुरानी हमारी, आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा, ये तो हम कक्षा 9वीं का पढ़ रहे हैं, आपने खान पान की तस्वीर पढ़ी होगी 7वीं कक्षा में। उसमें सब कुछ आया है कि प्राचीन समय में या पुरानी जो संस्कृति थी, उस समय जो हमारे भोजन थे वो हम भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हमने विदेशी भोजन को अपना लिया, हमने आधुनिकता के सामानों को अपना लिया, हमने खुद के बनाए जो सामान थे वो सब एक तरफ कर दिए। आज बच्चे नहीं जानते परंपरागत किस त्योहार में कौन सी सामग्री या कौन सी ऐसी पकवान है, व्यंजन है जो बनता है, उन्हें नहीं मालूम। उन्हें हर समय वही पसंद आते हैं।
वो भोजन को उसमें गिनने लगे हैं, भोजन को भूल ही गए हैं कि दाल चावल सब्जी रोटी सलाद चटनी ये हमारे भोजन में शामिल होते हैं। यही तो एक विडंबना है। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा मतलब प्रतिष्ठा हम अपने झूठे रूप को जो दिखाना चाह रहे हैं, जो झूठी प्रतियोगिता में हम शामिल हो रहे हैं कि अरे अगर अच्छे कपड़े ब्रांडेड पहने तो आप सम्मानजनक हो, अच्छी कार से उतरे हैं आप सम्मानजनक हैं, अच्छा परफ्यूम लगाएं, अच्छे आपने सूट बूट सब कुछ पहना हुआ है, ये झूठे प्रतिमान है भाई, ये झूठी अंधी दौड़ में आप शामिल हो रहे हैं। उसे लेकर हम शर्म आधुनिकता की गिरफ्त में, जो वर्तमान की आधुनिकता चल रही है एकदम हर तरीके की, जिस तरीके का हम पहनावा बोलचाल विचार खान पान सबको अपना रहे हैं, ये हम आधुनिकता की दौड़ में उनकी गिरफ्त में उनके गुलाम होते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारी जो संस्कृति थी वो संस्कृति तो हम भूल रहे हैं, अब हम जो दूसरी संस्कृति को अपना रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, हम दिग्भ्रमित मतलब हम दिशा भ्रमित हो रहे हैं। हम पहचान ही नहीं पा रहे हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। बाजार में इतनी सामग्री भरी पड़ी, हम पहचान ही नहीं पाते क्या हमारे लिए सही होगा, कौन सा गलत होगा, कौन सा सही है, किसमें जो सामग्री इस्तेमाल की गई है वो क्या हमारे लिए उपयोगी है, क्या उसमें हम स्वस्थ रहेंगे। हम भ्रमित हो रहे हैं इतना सामान देखकर, इतनी आधुनिकता अपने ऊपर लदते हुए देखकर हम भूल चुके हैं हमें करना क्या है। फिर आगे, हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है, मतलब हमारा समाज भी अब दूसरों के निर्देशनों पर काम करता है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, उनमें सम्मोहन की शक्ति और वशीकरण की भी। विज्ञापन में सम्मोहन है ऐसा लेखक ने कहा है, बिल्कुल है। हम विज्ञापन देखते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5वीं बार हम पहुंच जाते हैं, ये लेकर आएंगे। आजकल बहुत ट्रेंड में है, ये बहुत आ रहा है फोन में, बार बार बहुत अनाउंसमेंट चल रहे हैं, बहुत इसकी ऐड आ रही है टीवी पर, यही इस्तेमाल करते हैं और हम इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको खींच लिया उसने आपको अपनी तरफ। वही तो वो चाहता था, वही वो चाहता था कि आपको किस तरीके से अपनी ओर खींचा जाए। तो ये क्या है यही तो है जो विज्ञापन है, वो इतने सूक्ष्म तंत्र से इतनी बारीकी से आपको अपनी तरफ खींचते हैं और हमारी अंदर की मानसिकता, हमारे सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर देते हैं। उनमें सम्मोहन भी है और उनमें वशीकरण भी है, अपने वश में कर लेते हैं वो आपको। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, वो कह रहे हैं इतना सब कुछ आप कर रहे हैं, इतना सब कुछ खाने में पीने में उठने में चलने में फिरने में बोलने में पहनने में घूमने में वस्तुओं के इस्तेमाल में इतना सब कुछ यदि कर लिया तो अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। यदि यही आधुनिकता फैलती रही, यदि पाश्चात्य की संस्कृति हमारे देश में यदि फैलती रही तो क्या होगा, सोचो जरा इसको। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जो हमारे सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन क्या है आपकी जो लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, पानी, जिससे बिजली बन रही है, इन सभी का इस्तेमाल हम करते हैं अपने नए नए सामानों के। हमने आपसे भी बात की थी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कि हम कितनी मशीनों का इस्तेमाल अपने घर में करते, तो क्या हम लाइट खर्च नहीं करते, बिजली खर्च नहीं करते? वो बिजली तो हमारे पानी से बन रही है। हम जिस घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यहाँ से वहाँ फर्नीचर, ये दिखावे का सामान, लोग लोन लेकर अपने घर को सजा लेते हैं, तो वहाँ तो हमने पैसे की बर्बादी की, अपने ऊपर एक टेंशन ले लिया। हमने लकड़ी का इस्तेमाल किया अलग अलग तरीके की, क्या हम वहाँ पर अपने सीमित संसाधन वृक्षों को काट कर उनको बर्बाद नहीं कर रहे हैं? फिर और भी ऐसे कई सीमित संसाधन हैं। हम इतनी लग्जरी गाड़ियों को लेते, घर में यदि 4 सदस्य हैं तो 4 कार होंगी वहां पर, 4 नहीं तो 3 तो होंगी। क्या 3 पानी से चलती होंगी? नहीं, आपको भी पता है हम उन संसाधनों का सीमित बचे हुए हैं कुछ वर्षों के। क्या होगा आगे, यही तो गंभीर विषय है। क्या देंगे हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को? इतना धुआं निकलता है, इतनी फैक्ट्रियां हो चुकी हैं, जो सामान आप खरीदते हैं जिनका उपयोग आपका बढ़ता जा रहा है, क्या वो ऐसे ही बन के आ जाता है? इतनी फैक्ट्रियां कि पानी को गंदा कर दिया, इतना धुआं कि वातावरण को गंदा कर दिया। सांस लेने में परेशानी होती है कई शहरों में लोगों को कई लंबे समय तक। क्या हो गया? ये हमारा पूरा माहौल बिगड़ गया है। हमारे संसाधन सीमित हैं, वो भी बर्बाद होते जा रहे हैं, उनका अपव्यय हो रहा है।
हम थोड़ी दूर जाने के लिए पैदल जाने नहीं पसंद करते हैं, हम गाड़ी से जाएंगे। अब चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कार हो, हम उससे जाना पसंद करते हैं। क्यों? फिर है, जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, ना बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। क्या कितनी अच्छी बात कही है कि जीवन की गुणवत्ता, जीवन में जो गुणवत्ता है, जीवन को जो हमें गुणवान बनाना है, जीवन में यदि हमें शांति लानी, तो आप क्या करते हैं? कोको कोला उठा के पी लेते हैं। यहाँ आपने पेप्सी उठा के पी ली, आपका जीवन शांत हो जाएगा? नहीं। उसकी शांति के लिए तो आप अध्यात्म की तरफ ही जाते हैं। उसकी शांति के लिए तो आप घर में ही कुछ ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं जो आपको वाकई शांति पहुंचाती हैं। इससे नहीं होगी। आलू के चिप्स खाकर आप जिंदगी के मजे नहीं ले पाओगे, जीवन नहीं जी पाओगे। तो इन्होंने कितना अच्छा उदाहरण दिया कि जो जीवन की गुणवत्ता है वो आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। आपको अपना जीवन गुणवान, आपको अपना जीवन यदि प्रतिष्ठावान बनाना है, तो वो कह रहे हैं कि आलू के चिप्स के जैसे नहीं होता ये। वो तो कुरकुर किया और खत्म, और फुरफुर किया और फेंक दिया, क्या हुआ? जीवन की गुणवत्ता हमारी संस्कृति बनाएगी, हमारी परंपराएं बनाएंगी, हमारी अपनी सोच बनाएगी। ना बहुविज्ञापित शीतल पेय, मतलब कोई भी ठंडा, जैसे मैंने अभी कोको कोला पेप्सी का उदाहरण दिया, तो कोई ठंडा जल, आपका ठंडा पानी ही आपको जो स्वाद एक मटके का पानी दे देता है, वो स्वाद आपको कोई भी पेय पदार्थ नहीं दे सकता। आधुनिक पेय पदार्थ जो ताकत आपको दूध देता है, गाय का या भैंस का आप पीते हैं, जो ताकत, जो गुणवत्ता आपको उनके दूध, वो पेय पदार्थ से मिलती है। वो ये आधुनिकता के कृत्रिम बने हुए, जो बनाए हुए हैं, मतलब प्रकृति के नहीं है, मनुष्य ने जिन्हें बनाया है, इन सामानों से हमारी वो जरूरत नहीं मिट सकती। भले ही वो कितने भी अंतर्राष्ट्रीय हो, कितनी बड़ी बड़ी ब्रांड हो, आप कितने दिन तक वो पीते पीते अपनी प्यास बुझाओगे? पानी ही चाहिए होगा आपको। तो ध्यान रखिएगा, हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में दौड़ते जरूर जा रहे हैं। संस्कृति हमारी पहली पहचान है। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, वे कूड़ा खाद्य हैं। पिज्जा और बर्गर कितने भी आधुनिक हों, कितने दिन आप पिज्जा बर्गर रोज रोज खा लोगे और आप रोटी ना खाओगे? एक दिन खा लोगे, चलो ठीक है, 2 दिन खा लोगे, 3 दिन खा लोगे, फिर आप कहोगे यार बहुत हो गया, मुझे खाना चाहिए। फिर आप कहोगे मुझे खाना चाहिए, फिर आप कहोगे मुझे रोटी खानी है, मुझे दाल चावल खाना है, मुझे माँ के हाथ का खाना है। तो पिज्जा बर्गर कुछ भी हो, ये कूड़ा खाद्य हैं, ये फेंक ही जाते हैं। इनका आपने इस्तेमाल किया, एक समय के बाद नहीं किया, अरे हटाओ यार अब तो ये कड़क हो गया, फेंको। नूडल्स बेकार हो गए, ठंडे हो गए, फेंको। पर रोटी ठंडी हो जाए तब भी खा लेते हैं व्यक्ति। क्यों? वो हमारा निम्न स्तर का भोजन है, जो एक निम्न स्तर के व्यक्ति से लेकर एक रईस तक दाल चावल सब्जी रोटी तो खाता ही है। तो आपके ये जो आधुनिक पदार्थ हैं, इन पर ज्यादा विश्वास में मत रहिए। ये भूख को कभी पूरा नहीं मिटा सकते, वो तो आपकी थाली ही मिटाती है। जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। जब तक हम दिखावे की होड़ में रहेंगे, हम एक दूसरे से जलते और भूंजते रहेंगे। दूसरों की वस्तु देखकर ये भी मुझे चाहिए, किसी और का कोई सामान देखा ये भी मुझे चाहिए। मन में अशांति, घर में अशांति, हर जगह अशांति, लड़ाई झगड़े। घर में देखो तो बहस हो रही, नहीं है पैसा लेकिन चाहिए, ये अशांति तो है। अशांति सबसे पहले परिवार से ही शुरू होती है। फिर वो चाहे वो शांति हो, स्वतंत्रता हो, कोई भी नियम हो, कानून हो, अशांति हो, कुछ भी हो, लड़ाई झगड़े हो, भाईचारे की भावना हो, कुछ भी हो, परिवार से प्रारंभ होकर देश तक चली जाती है। तो वही है, अशांति बढ़ेगी यदि हम आधुनिकता को लगातार अपनाएंगे। मन शांत नहीं होगा, हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है। हमारी जो संस्कृति की जो पहचान है वो घटती जा रही है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। हमारा जो लक्ष्य हमें सामने दिख ही नहीं रहा, क्या करेंगे हम, क्या अपनाएंगे हम, क्या सही है हमारे लिए? कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित हो पा रहा है, क्योंकि हम तो दूसरों की, जब तक हम दूसरों के कहे पर चलते हैं, जब तक हम दूसरों की संस्कृति अपनाते हैं, हमें अपना लक्ष्य दिखते ही नहीं है, वो दूसरों की ही रह जाती है। अपना भी तो कुछ पहचानो, अपनी भी तो बुद्धि का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं, जिस पे हमें अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जाना है।
हम वहां जाकर दूसरे देश में पढ़ के वहां पर उसको विकास की श्रेणी में ले जा रहे हैं। हम अपने देशों में तो आकर लौट कर उसको विकास दे ही नहीं रहे हैं ना, उसको तो हम विकास पर की श्रेणी में ले ही नहीं जा रहे, उसको तो उच्च स्तर पर उठा ही नहीं रहे, हम विकास में भी पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। झूठी तुष्टि मतलब हमारी संतुष्टि जो है, हमने देख लिया, अरे ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये मिल गया, हम संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। हमने अच्छे कपड़े पहन लिए, लोगों को हमने दिखा दिया, अरे हम ये कपड़े पहनते हैं, हम ब्रांडेड पहनते हैं, हम इतने बढ़िया हैं, हम तो ये करते हैं, हमने ये कपड़े, हम देखो सिर नहीं ढकते, मतलब हम आधुनिकता में जी रहे हैं। वो तो हम अपने आप को झूठी संतुष्टि दे रहे हैं, जबकि आपको ही पता है कि कहाँ आपको किस स्थान पर किस तरीके से पहुंचना चाहिए था। तो हम झूठी संतुष्टि से तात्कालिक लक्ष्यों का, वर्तमान के जो लक्ष्य हैं उनका सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, हम उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। हम भी ऐसे करेंगे जैसे इसने किया, हम भी इस तरीके से पहनेंगे, हम भी यही खाएंगे। क्यों हम करेंगे? नहीं, वो जो करेगा वो हम नहीं करेंगे। मैं हम मतलब हम सभी के लिए है ये। तो ये देखिए, ये सब कुछ रखा हुआ है पिज्ज़ा बर्गर। तो अभी ऐसा नहीं कि मैम तो बोल रही हैं, बोलते जाइए, इसको देखने पर हमारे मुंह में पानी आ गया तो क्या हम ऑर्डर कर ले? नहीं, ये सिर्फ देखिए, कहते हैं कि पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ जब तक हम अपने जीवन में नहीं अपना लेते हैं तब तक उस पाठ के पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो हमने जब उपभोक्ता को ये पढ़ा तो कुछ तो हम अपने अंदर ला ही सकते हैं। आगे देखिए, मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रितता बढ़ती जा रही है। मतलब व्यक्तिगत, हम एक व्यक्ति को ज्यादा पसंद करते हैं, हम समाज को नहीं देख पा रहे। हम व्यक्ति अपने आप को ज्यादा लोगों के सामने लाना चाहता है, समाज और परिवार को लेके वो नहीं चलना चाहता, मैं अच्छा दिखूं बस बहुत है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। कैसे? स्वार्थ हमारे देश की परंपरा है परोपकार करना, परमार्थ करना। हम दूसरों के लिए, हम अपना भला बाद में सोचते हैं, हम दूसरे के लिए पहले आगे हाथ बढ़ाते हैं, कि आगे कदम बढ़ाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, उसको सहारा देते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ तो व्यक्तिगत केंद्रित है। मैं अच्छी दिखनी चाहिए, ये लोग थोड़ी कम ही दिखें क्योंकि हम आने चाहिए फोटो में, हमारा अच्छा आना चाहिए, हम थोड़े बड़े दिखने चाहिए, नहीं तो इन लोगों में हम दब जाएंगे। हमको ये वस्तु की जरूरत है, उसको नहीं है, पहले मैं खरीदूंगी, पहले मैं जाऊंगी, ये ब्रांड का सामान जो आया है मार्केट में, ये पहले मेरे घर में मेरे पास होना चाहिए। हम दूसरों के इस्तेमाल जो सामान्य जन ललचाई निगाहों से देख रहे हैं, क्या आपने कभी उनकी तरफ देखा कि क्या ये सामान खरीद कर हम उनको कभी दे सकते हैं? अरे बहुत महंगा ना सही, उनको जरूरत है, तो क्या हमने किसी त्योहार पर किसी जरूरतमंद को वो गिफ्ट देकर उसकी मदद की? मेरे घर में होना चाहिए। तो यही है, अब हमारा जो स्वार्थ है वो हमारे परोपकार पर भारी पड़ रहा है। हम स्वार्थी बनते जा रहे हैं, हम परोपकारी तो रह ही नहीं गए। भोग की आकांक्षाएं आसमान छू रही हैं। बिल्कुल, देखिए, व्यक्ति की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती यदि वो ये ना मान ले कि बस इतनी हमारी जरूरत का सामान है जो हमारे पास है, और इच्छाओं का तो कभी अंत नहीं है यदि ये ना मानो तो। हमारी दिन पर दिन आकांक्षाएं, इच्छाएं हमारा बढ़ती जा रही हैं, ये नहीं, ये नहीं, ये सब कुछ। हमने इंडिया ना घूमा होगा और हम विदेशों में घूमने चले जाते हैं। हमने देश की संस्कृति नहीं पहचानी, हमने किसी महापुरुष के स्थान को जाकर नहीं देखा, हमने अपने नालंदा को नहीं देखा, और हम बड़ी बड़ी विदेशों की यूनिवर्सिटी जाकर देख लेते हैं। हमारे नालंदा विश्वविद्यालय का कैसा हो चुका है, क्या उसका पुनरुद्धार होना है, कैसा उसका जीर्णोद्धार हमें करना है, वो उस पर हमें ध्यान नहीं गया। हम विदेशों में घूमने चले जाते हैं। हमने यहाँ का वीजा बनवा लिया, हमारा यहाँ का पासपोर्ट रेडी है। अरे भाई, कहाँ से गंगा निकली है, सूरदास कहाँ हुए, कहाँ उन्होंने लिखा, कहाँ रामचंद्र जी गए, किन स्थानों पर रुके, कभी आपने वो स्थान देखे? नहीं। पहले अपना देश तो घूमो। क्या हमारे देश में घूमने की कमी है? बिल्कुल भी नहीं। विदेशों के लोग हमारे देश की संस्कृति अपनाने के लिए आ रहे हैं, और ये हमारी, इसलिए उसकी कोई कद्र नहीं, और हम दूसरे देशों में घूमने के लिए चले जा रहे हैं। वही आकांक्षाएं, हमारी आकांक्षाएं आसमान छू रही हैं। हम जमीन पर रहना ही नहीं चाहते, हम अपने जरूरत के सामान का इस्तेमाल छोड़ एक्स्ट्रा सब कुछ लेना चाहते हैं। किस बिंदु पर रुकेगी ये दौड़? लेखक भी परेशान हो गया लिखकर। आखिर ये दौड़ कहाँ रुकेगी? ऐसा कौन सा बिंदु होगा जहां हम कह देंगे अलम, बस पर्याप्त है? पता नहीं। गांधी जी ने कहा था, हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, अपनी बुनियाद पर कायम रखें।
वो कह रहा है यदि हमें स्वस्थ संस्कृति अपनानी है तो अपने दरवाजे खिड़की खुले रखना, मतलब अपने मन के विचारों को खुला रखना और हमारे देश की संस्कृति को अंदर आने देना, हमारे बच्चों के साथ घुलने मिलने देना, हमारे परिवार में उसे बसने देना और अपनी बुनियाद पर, जिसमें जो हमारी बुनियाद है, जहाँ से हम उठकर आए हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पहचान है, उस पर हम बने रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। जो गांधी जी ने कहा था हम उस पर कायम ही नहीं रह पाए। हमारी विदेशी सभ्यताओं ने हमारे देश के और जो आ रहा है मार्केट में उस सामानों ने हमें इतना अपने ऊपर हमारे ऊपर वो हावी हो गए, हमें इतना उन्होंने अपने साथ कर लिया, इतना केंद्रित कर लिया, इतना आकर्षित कर लिया कि हम अपनी पुरानी बातों को तो भूल ही चुके हैं। यह एक बड़ा खतरा है भविष्य के लिए, यह एक बड़ी चुनौती है। वो कह रहे हैं जो आज हो रहा है ना, भविष्य में जाने क्या होगा, भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि ये कैसे होगा, हम कैसे लौट पाएंगे, कहीं पूरे तरीके से उन्हीं के तो ना हो जाएंगे। ये बड़ी चुनौती है भविष्य के लिए। कितनी बड़ी चुनौती सामने रख दी है लेखक ने। ये व्यंग है हमारे लिए कि इतना सब कुछ यदि हो रहा है तो इनको हम कैसे संभालेंगे। तो ये था उपभोक्तावाद और हम सब इसमें रसे बसे हैं बिल्कुल पूरे तरीके से। पर हम चाहें तो थोड़ा थोड़ा निकल सकते हैं। हम अपने आयुर्वेद को देख सकते हैं, हम अपनी संस्कृति को पिछले मुड़कर देख सकते हैं पीछे क्या हमारे लाभकारी था। तो ये हमारा पाठ था। बहुत कुछ कहा हमने, बहुत कुछ सुना आपने। अब यहाँ पर आते हैं हम, कुछ प्रश्न भी लेखक ने यहाँ पर पूछे हुए हैं कि क्या होगा। उपभोक्ता की संस्कृति निबंध का मूल भाव लिखिए। मूल भाव क्या है, यहाँ पर मुख्य बात क्या कही गई है, क्या कही गई है मुख्य बात। उपभोक्ता की संस्कृति का मूल भाव यही है कि आज दुनिया वस्तुओं का उपभोक्ता बनता जा। आज दुनिया क्या हो रही है, वस्तुओं की उपभोक्ता बनती जा रही है। भाई दिखावे की ओर बड़ा चला जा रहा है। ये दुनिया जो है, ये संसार जो है, वो दिखावे की ओर बड़ा चला जा रहा है। आज मानव विज्ञापनों से आकर्षित हो रहा है, जिसे वह भोजन पहनावे से लेकर सौंदर्य प्रसाधनों तक चकाचौंध में फंसा हुआ है। आज हम पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं। आज हम उपयोग से उपभोक्ता की श्रेणी में आ चुके हैं। हमें वो वस्तुएं उपयोग के लिए थी पर हमने उनका उपभोग कर लिया, हमने उसमें सुख ढूंढ लिया बहुत बुरी तरीके से। तो क्या है, हमारे जो दुनिया है ये अंधाधुंध दौड़ में भाग रही है, दौड़ रही है, दिखावे की ओर बढ़ रही है। भोजन पहनावे से लेकर सौंदर्य प्रसाधन सब कुछ अब दिखावे का स्थान ले चुका है। पश्चिमी सभ्यता का हम अनुकरण करने लगे हैं। हमारी संस्कृति अनुकरण की संस्कृति बन गई है। आज हम उपयोग से उपभोक्ता की श्रेणी में आ चुके हैं। ये है यहाँ का मूल उद्देश्य। इस निबंध का जो पूरा इतना बड़ा आपको दिया है, इसका मूल भाव वही है कि आप पश्चिमी सभ्यता से जुड़ रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं। समाज में हमारा प्रतिष्ठा का मानदंड बदल चुका है और हम भी जो दुनिया में जो विज्ञापन है, दिखावा है, उसकी ओर हम अधिक बढ़ रहे हैं। उपभोक्तावाद क्या है, हमारी जीवन शैली को किस प्रकार प्रभावित किया। तो ये देखिए, उपभोक्तावाद क्या है, जो वस्तुएं आपको दी गई हैं उनका उपयोग करना, उनमें हमें सुख ढूंढ लेना, उनमें रम जाना। हमारे जीवन यहाँ पर आज व्यक्ति सामानों के उपयोग की मांग, आज व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति के सामानों के उपयोग की मांग इतनी बढ़ गई है कि वस्तुओं का उत्पादन भी तेजी से हो रहा है, मांगे बढ़ चुकी है। और जो वस्तुओं के उपयोग में मनुष्य जो सुख का अनुभव कर रहा है, बस वही उपभोक्तावाद है। उसका उपभोग कर रहा है, यही हमारे लिए सुख है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, अभी इतने दिन का हो गया, हटाओ, दूसरी वस्तु लाओ। क्या करेगा वो? उत्पादन करने वाला उत्पादन बढ़ाएगा, क्योंकि लोगों की जरूरतें बढ़ रही हैं, उसमें वो अपना सुख समझ रहे हैं। तो जिन सामानों का उत्पादन बढ़ने लगा है और उत्पादन बढ़ने से व्यक्ति उनका उपयोग कर उसमें सुख का अनुभव कर रहा है, वही उपभोक्तावाद है। हमारी जीवन शैली वर्तमान के चकाचौंध में खो चुकी। क्या प्रभाव पड़ रहा है? वर्तमान के चकाचौंध में हमारी जीवन शैली पूरी तरीके से खो चुकी है। बाजार में फैले आधुनिक सामान ने हमें अपनी तरफ क्या कर लिया है? आकर्षित कर लिया है। उसके उपयोग से हमारी जीवन शैली प्रभावित हो गई है। व्यक्ति आज महंगे सामान और दिखावटों की ओर बढ़ने लगा है। आधुनिकता के झूठे प्रतिमानों को अपनाया जा रहा है। इस अंधी दौड़ में मानव की शांति समाप्त हो चुकी है। लगभग एक से ही उत्तर जाएंगे। पाठ हमने इतना पढ़ लिया है कि पाठ के शब्दों का इस्तेमाल ना कर यदि आप अपने शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं तो आपका उत्तर सही ही जाएगा, क्योंकि आपकी दिशा बस भ्रमित नहीं होनी चाहिए। तो उपभोक्ता जो हमने वस्तुएं ली हैं उसमें सुख का अनुभव करना ही
और लगातार उसका उपयोग करना ही उपभोक्तावाद है। और उपभोक्तावाद वर्तमान में हम जो चकाचौंध में दौड़ रहे हैं, जो बाजारों के सामानों ने हमें अपनी तरफ आकर्षित करके रखा है, हम दिखावट की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आधुनिकता के झूठे प्रतिमानों को हमने अपनाते जा रहे हैं। इस अंधी दौड़ में मानव की जो शांति है वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। ये प्रभाव पड़ा है मानव पर। आज समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा का मानदंड क्या है? किस स्थान पर या किन वस्तुओं के कारण, किस कारण से कहा जाता है कि व्यक्ति प्रतिष्ठित है, ये व्यक्ति सम्मानीय है? तो आज प्रतिष्ठा का मानदंड बदल चुका। हमने पढ़ा था ना कि आज व्यक्ति बड़े बड़े महंगे सामान यदि वो उपयोग में लाता है तो वो उसकी प्रतिष्ठा का मानदंड हो गया है। तब व्यक्ति को क्या माना जाता है? प्रतिष्ठित माना जाता है। तो क्या ये जो हमने पढ़ा है पाठ में, वही इसका उत्तर बनेगा और आप आसानी से लिख भी पाएंगे। मानदंड वही से बनेगा कि आज व्यक्ति समाज के स्वभाव और कला को न देखकर बाहरी दिखावे को महत्व दे रहा है। समाज का क्या स्वभाव है, क्या समाज में कलाएं विद्यमान है, हमारे अंदर क्या अच्छी खूबी है, वो उसे नहीं पता। केवल वो ये देख रहा है कि समाज में दिखावा कहाँ से किया जाता है। आज महंगे पहनावे, भोजन, सौंदर्य प्रसाधनों से व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। महंगे कपड़े पहनते, मैंने बताया था, आपको उदाहरण दिया था, लग्जरी गाड़ी से उतर रहा है, एकदम बड़े कपड़े पहने हुए, बढ़िया सूट बूट है, बड़ा अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है और मेकअप भी शानदार है, बड़े बड़े ब्रांडेड प्रसाधनों के द्वारा। क्या हो गया? बस यही व्यक्ति प्रतिष्ठित है, भले ही उसे कुछ ना आता हो, भले ही व्यवहार अच्छा ना हो, देखा ही नहीं, बस देख कर कह दिया अरे कोई दमदार व्यक्ति लग रहा है। तो आज प्रतिष्ठा का ये मापदंड हो गया है कि आज व्यक्ति समाज की स्वभाव और कला को न देखकर केवल दिखावे को महत्व दे रहा है। आज महंगे पहनावे, भोजन और प्रसाधनों से व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। जो प्रसाधन विदेशों से आ रहे हैं वो व्यक्ति के सम्मान और अमीर होने की उसे पदवी दे रहे हैं। आपके देश के तो वो हैं ही नहीं, विदेशों से आए हैं, आपने उनका इस्तेमाल किया और लोग कह रहे ये अमीर है। यही समाज में प्रतिष्ठा का मापदंड बन गया। क्या करें, मापदंड ही बन चुका। लोग ऐसे ही लोगों की प्रतिष्ठा को मापते हैं, उनके दिखावे से, पहनावे से उच्च, उनकी खान पान, यही उनकी प्रतिष्ठा का मानदंड है। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई आंखों से देखते हैं। लेखक ऐसा क्यों कहा? लेखक ने, क्योंकि समाज में जो हमने बोला आपको कि समाज में लोग प्रतिष्ठा के रूप में कई बड़े बड़े महंगे महंगे प्रसाधनों का, सामानों का, भोजनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसमें सामान्य वर्ग तो अछूता रह जाता है। उसके पास तो इतना नहीं होता कि वो इस श्रेणी में आ पाए। वो दूर से ही उन निगाहों से देखता है, काश मेरे पास ऐसा होता। देखिए उत्तर, उपभोक्ता की दौड़ में सबसे आगे वह लोग हैं जो उच्च तबके के धनी लोग हैं। जो उच्च तबके मतलब श्रेणी के, जो आज के समय में उपभोक्तावाद में जो लोग बिल्कुल बराबरी से दौड़े जा रहे हैं, आप देखिए तो उनके पास पैसा बहुत है, इसलिए वो हर एक ब्रांडेड वस्तु का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में आई पहली वस्तु उनके घर में मिलती है। तो आज पहली दौड़ में तो वही लोग हैं। विदेशों की झलक आज भारत में दिखाई दे रही है, केवल उन्हीं के कारण। आज प्रतिष्ठा की होड़ में लोग हंसी के पात्र भी बन जाते हैं, पर उन्हें उससे मतलब नहीं होता। उन्हें लगता हम बढ़िया दिख रहे हैं, इसलिए लोग हमें बार बार देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फिर भी प्रतिष्ठा वही है, किंतु सामान्य वर्ग के लोग जो इस प्रतिष्ठा के साथ चल नहीं पाते हैं, वह केवल दूर से ही ललचाई आंखों से देखते हैं, क्योंकि इस दौड़ में उनकी कोई जगह नहीं है। पहली जगह किसकी है? पहली दौड़ में पहला व्यक्ति कौन है? जो अमीर तबके का है। जो अमीर है वह विदेशी वस्तुओं को लेकर आया है समाज में, और अपनी प्रतिष्ठा, और वो प्रतिष्ठा में इतनी होड़ में अंधा हो जाता है, कई बार वो हंसी का पात्र भी बन जाता है। किंतु इस प्रतिष्ठा में जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं वो इस प्रतिष्ठा के साथ नहीं चल पाते हैं, वो इस प्रतिष्ठा को नहीं अपना पाते हैं। वह केवल दूर से ही ललचाई आंखों से देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें मेरा कोई स्थान नहीं, और दूर से ही ललचाते हैं बस। तो ये लेखक का यहाँ पर कहना था। सांस्कृतिक अस्मिता से क्या अभिप्राय है? संस्कृति की पहचान ही सांस्कृतिक अस्मिता है और अस्मिता है। और देखिएगा, सांस्कृतिक अस्मिता का अर्थ है संस्कृति का अस्तित्व, संस्कृति की पहचान, संस्कृति का अपना एक रूप। हमारी हजारों वर्षों की प्राचीन संस्कृति जिससे भारत की पहचान है, किंतु आज भारत की सांस्कृतिक अस्मिता का अवमूल्यन हो रहा है। हमारी प्राचीन संस्कृति थी, हम मिलकर रहते थे। हमारे भारत में अनेकता में एकता क्यों कहा जाता है? भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न जातियों धर्म के लोग रहते हैं।
कई भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं, कई धर्मों को अपनाया जाता है, कई परंपराएं, अनेक त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं। केवल भारत ही ऐसा देश है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी संस्कृति की प्रतिष्ठा है कि भारत की पहचान ही यह है कि हजारों वर्षों जो संस्कृति है वही हमारी पहचान है। किंतु आज भारत की वो संस्कृति का क्षरण हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, हानि हो रही है उसकी। पश्चिम की संस्कृति अपनी अस्मिता, अपना अस्तित्व बनाती जा रही है। हमारी संस्कृति और अस्मिता को खोकर नवीन संस्कृति बन गई है। तो अस्मिता का अर्थ तो यही है कि हमारी संस्कृति की महत्व है, जो हमारी संस्कृति प्राचीन काल से चली आ रही है, जो हमारी प्रतिष्ठा का मानदंड रहा है, किंतु आज पश्चिमी सभ्यता ने उस पर आक्रमण करके उसको क्या कर दिया है, उसका शरण कर दिया है। आज पश्चिमी सभ्यता जो है वो भारत में अपनी पहचान बना रही है, जो कि एक बड़ी विडंबना है, बहुत दुख की बात है। ये हमारा उत्तर है। कुछ शब्द मैं उसमें और जोड़ देती हूँ। तो यदि आपको लगता है कि कई बार हम शब्दों को जोड़ देते हैं और कहीं आपको लगता है कि मैम के शब्द लिखे जाएं या वो वाले, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं जो मैं बोलती हूँ और जो मैं यहाँ लिखती हूँ उसमें अंतर क्यों आ जाता है। लिखा मेरा ही है, बोला मेरा ही है, पर जब हम अपनी बातों को पढ़ते हैं, जब हम शब्दों को बोलते हैं, तो कई बार में इन और दूसरे शब्दों का मिलता है इसी से है, पर शब्दों की भिन्नता क्यों आ जाती है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि शब्दों का पर्याय चलेगा, पर अर्थ से भ्रमित नहीं होना है, दिशा से भ्रमित नहीं होना है, उत्तर से भ्रमित नहीं होना है। मैं जो इसके यदि शब्दार्थ, इसके यदि पर्यायवाची में बोलती हूँ वो आपको सरल लगते हैं, आप वो बार बार सुन सकते हैं वीडियो और उसको अपना सकते हैं। और जो यहाँ लिखा है, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, नोट करते हैं, तो ये वही है जो यहाँ मैंने बोला और जो यहाँ मैंने लिखा। तो आगे देखिए, हम पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश कैसे बन रहे हैं, हम पश्चिमी सभ्यता के कैसे उपभोग बन रहे हैं। तो वो बताया जा रहा है कैसे बन रहे हैं, क्योंकि हम वही तो अपना रहे हैं। हम अपने हर एक वस्तु, हम प्रत्येक दिन पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, प्रत्येक दिन, हर पल, हर क्षण, और बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, है ना। उनकी जो दास्ता, उनका जो दिमाग की दास्ता थी, मतलब उनकी जो दिमाग चल रहा था, हम उस दिमाग को अपने दिमाग से के ऊपर डालते जा रहे हैं। हम वो गुलामी स्वीकार कर रहे हैं, हम दूसरों के दिमाग को अपने ऊपर ले रहे हैं। हम अपने प्रसाधनों, सामानों, भोजन, पोशाक आदि वस्तुओं को भूलकर, जो हमारी संस्कृति में, जो हमारी दादी नानी जिन भोजन बनाती थी, जो हमारे त्योहारों पर मुख्य व्यंजन बनाए जाते थे, आज हम उन्हें भूल गए। पता ही नहीं रहता कि मकर संक्रांति आने पर कितने प्रकार के लड्डू दादियों के हाथों से बनते थे, दिवाली आने का क्या अलग से व्यंजन बनाए जाते थे, होली का क्या बनता था। कुछ ही चीजें रह गई हैं दिमाग में, बाकी तो हम भूल जाते हैं, याद ही नहीं है। उनकी परंपराएं तो हम भूल गए। तो हमारा जो भोजन था, हमारे जो प्रसाधन थे, हमारी जो पोशाकें थी, वो सब कुछ हम भूलते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में हम स्वयं को भी भूलते जा रहे हैं। विज्ञापनों की चकाचौंध ने हमारे मन मस्तिष्क पर अपना अधिकार जमा लिया है, जिससे यह कहा जा सकता है कि हम पश्चिम के संस्कृति के उपनिवेश बनते जा रहे हैं। आपको समझ में आया? आप कई पॉइंट देख सकते हैं इसमें कि हम पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, बौद्धिक दास्ता को स्वीकार कर रहे हैं। भोजन से लेकर हम अपना भोजन, अपने प्रसाधन, अपने वस्त्रों, अपनी पोशाकों को भूलकर हम पश्चिम संस्कृति की पोशाकों को अपना रहे हैं। हम उसकी अंधी दौड़, इसकी अंधी प्रतिस्पर्धा में शामिल हो रहे हैं। हमने अपने मन मस्तिष्क पर उनका अधिकार, अपने मन मस्तिष्क पर क्या कर लिया है, उनका अधिकार जमा लिया है, जिससे कहा जा सकता है कि हम पश्चिम सभ्यता के उपनिवेश बन गए। हम उनके ही हो गए हैं पूरे तरीके से। आगे देखिए, सुख की व्याख्या बदल गई है। क्या बदल गई है, क्या है? इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने सुख की विशेषता क्या दी। आज सुख क्या है? उपभोक्तावाद में ही सुख मान लिया है। हम जिन वस्तुओं का उपयोग केवल अपने उपयोग के लिए ही करते थे, जरूरत के लिए करते थे, आज वो जरूरत से कहीं आगे पहुंच गई है और वही सुख का एक पर्याय बन गई है। उत्तर देखिए यहाँ पर, सुख की परिभाषा वर्तमान समय में बदल गई है। आज व्यक्ति के लिए भोग की वस्तुएं ही उपभोग का क्या है, सुख है। जो उत्पाद हमारे लिए जाने अनजाने में, हम उन उत्पादों, जो उत्पाद हमारे लिए हैं, जो उत्पाद बनकर आए कि तुम्हारे जरूरत का सामान है, आज वो क्या हो रहा है, हम उनके लिए ही उपभोग बनते जा रहे हैं। हम पूरे तरीके से उन्हीं को समर्पित हो गए। इनके बिना तो जीवन ही नहीं चलेगा। भाई वो आपके उपयोग के लिए आए थे, पर आप तो उन्हीं के हो गए पूरे तरीके से। व्यक्ति महंगे और विलासिता की सामग्री में ही अपना सुख समझने लगा है। जो महंगा सामान है वही हमारे लिए कंफर्टेबल हो सकता है, बाकी सस्ता वस्ता नहीं।
जो महंगा प्रसाधन है, जो महंगा भोजन है, वही अच्छा होगा। ये सोच गलत है। अब वो लेकिन क्या करें, लोगों की सोच बन चुकी है। लेखक उसी सोच को तो मिटाने की बात कह रहे हैं कि अपने सुख की परिभाषा को भोगों के सामानों से घिरे होना समझ लिया गया है। सुख की परिभाषा क्या हो गई? जो हमारी जरूरत का सामान है वो हमारे आसपास होना चाहिए। हमने कदम रखा नहीं कि हमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, वो हमारा सुख बन चुका है। ये सुख की परिभाषा हो गई। एक बार और उत्तर देख लीजिए आप कि सुख की परिभाषा वर्तमान में बदल चुकी है। आज व्यक्ति भोग की वस्तुओं में ही उपभोग का सुख देखता है। जो उत्पाद हमारे लिए थे, आज हम उन उत्पादों के लिए उपभोग बनते जा रहे हैं, हम उनके लिए समर्पित हो चुके हैं। व्यक्ति महंगे और कीमती सामानों में, विलासिता में ही अपना सुख समझता है। सुख की परिभाषा को भोगों के सामानों से घिरे होना मान लिया है। हमारे पास यदि लग्जरी सामान है तो हमारे अंदर सुख है, तो हम सुखी, नहीं तो हमसे बड़ा दुखी कोई है ही नहीं, ऐसा लोग मानने लगे हैं। तो सुख की परिभाषा विलासिता का सामान हो गई है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। ये मैंने अभी अभी बताया था आपको कि पहले लोग अपने बारे में नहीं सोचते थे। हमारे देश की संस्कृति है, हम लोग अपने बारे में नहीं सोचते, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। उनकी तकलीफ हमें अपनी तकलीफ लगती है, इसलिए तो हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। ये हमारी जो सूक्ति चलती है, वसुधैव कुटुंबकम, ये जो हमारा धरती है ये परिवार के समान है, क्योंकि ये परोपकार की भावना से जीवंत है हम। पर आप क्या हो रहा है? स्वार्थ तो इस परोपकार पर हावी हो रहा है। कैसे? हमारा भारत परोपकार पर विश्वास करने वाला देश है। यहाँ स्वयं के सुख से पहले दूसरों के दुखों को दूर करने का सोचा जाता है, किंतु आज की इस अंधी दौड़ में अपने बारे में ही लोग सोचते हैं। हमारा जो समाज है वो व्यक्ति केंद्रित समाज हो गया है। स्वयं के बारे में सोचता है, वो स्वयं की प्रतिष्ठा और दिखावे को लोग महत्व देते हैं। सामान्य जन जो इनसे वंचित हैं, उनकी मदद की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। हमारे अंदर की मानवता मरती जा रही है, नैतिकता घट रही है, मर्यादाएं टूट रही हैं, व्यक्ति केंद्रता बढ़ती जा रही है, जिसे लेखक ने कहा है कि स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। भारत की परंपरा संस्कृति थी कि परोपकार को हम अपनी संस्कृति मानते थे। हमारा देश परोपकार पर विश्वास करने वाला देश था, किंतु आज के इस पे हम क्या करते थे? पहले अपने सुख से पहले यदि व्यक्ति दुखी है तो पहले उसकी मदद करने जाते थे, वो हमारे लिए पहली प्रायोरिटी हुआ करती थी। किंतु आज इस अंधी दौड़ में व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, केवल वो अपना फायदा देखता है। सामान्य जन, सामान्य व्यक्ति जो इस लाइफ को नहीं जी पाते, अच्छी लाइफ को, हम उन्हें कुछ देने से कतराते हैं, हम उनको देना उचित नहीं समझते, हम उनकी मदद नहीं करते हैं। हमारे अंदर की मानवता मरती जा रही है। हमारी नैतिकताएं जो थी, जो नैतिक मूल्य हमें सिखाए गए थे, हमारी संस्कृति ने, हमारे चाणक्य ने जो हमें नीतियां सिखाई थी, हमारे कबीर ने, रहीम ने जो हमें नीतियां सिखाई थी, वो सब हम भूलते जा रहे हैं। नैतिकता घट रही है, मर्यादाएं हमारी टूट रही हैं, किसी मर्यादा का हम पालन नहीं करते। मर्यादा ही थी कि हम पहले दूसरों के दुख को देखें फिर अपने सुख। हम अपने घर में यदि बगल में कहीं बाजू में यदि किसी के यहाँ कुछ हो जाए, और घर में यदि विवाह का माहौल भी हो पड़ोसी के यहाँ, तो वो घर में बैंड बाजी नहीं बजाता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि जब बाजू में दुख है, हमारे पड़ोसी में दुखी हैं, वो दुख से भरे हुए हैं, उनके यहाँ कुछ हो चुका है, तो हम कैसे अपने घर में खुशियां मना लें। ये हमारी मर्यादाएं थी, ये हमारे नियम थे, हमारे सिद्धांत थे। लेकिन आज उन्हीं में जब हम आधुनिकता की दौड़ में दौड़ रहे हैं, हम पाश्चात्य को अपना रहे हैं, तो लोगों के अंदर से वो जो परोपकार की भावना थी, लोगों के लिए आत्मीयता की भावना थी, जो मानवता की भावना थी, वो सारी खत्म हो रही है। और आगे देखिए, व्यक्ति केंद्रता, जो व्यक्तिगत, मतलब व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, व्यक्ति केंद्रता निरंतर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसे ये मतलब नहीं, हम देखते हैं कि वो चौराहे पर जा रहा है, मतलब किसी के साथ ये घटना ना घटे, बस मैं बताने के लिए बता रही हूँ कि मान लो कि वो व्यक्ति किसी घटना से बच गया, मैं बच गया, अच्छा उसका हुआ, ठीक। दूसरी बात, अगर ये भी आप नहीं करते हैं तो फिर जिसका एक्सीडेंट हुआ, जो रास्ते पर पड़ा है, उसको उठा के हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया? ये सारी बातें जो मैं बताती हूँ, कई बार ऐसी बातें आती हैं और मैंने बताई हैं कि तब हम क्यों भूल जाते हैं कि ये व्यक्ति भी तो किसी के घर का ही है, कोई इसका इंतजार भी कर रहा होगा। हम उसको अस्पताल तक ले जाएं, उसकी दवाई करवाएं, फिर हम उसके बाद देखेंगे। ये था परोपकार जो चला आ रहा था, जो हमारे देश की संस्कृति में शामिल है, हमारी परंपराओं में, हमारी मर्यादाओं में शामिल है। लेकिन अब व्यक्तिगत केंद्रता बढ़ती जा रही है, व्यक्ति केवल अपने बारे में सोच रहा है, और जब व्यक्ति अपने बारे में सोचता है उसको कहते हैं स्वार्थ।
और हमारा देश तो क्या बोला था मैंने अभी, हमारा देश तो वसुधैव कुटुंबकम ये बोला जाता है कि जिसको पूरी पृथ्वी परिवार के समान है। लेकिन अब जब हम आधुनिकता की दौड़ में दौड़ रहे हैं, हम पाश्चात्य की संस्कृति को अपना रहे हैं, तो वहाँ केवल व्यक्ति अपने आप के बारे में सोच रहा है। इसीलिए यहाँ पर लेखक ने कहा है कि स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। आज व्यक्ति अपने आप को सोच रहा है, परोपकार को भूल रहा है। तो स्वार्थ ने अपनी जगह बना ली है और परोपकार धीरे धीरे घटता जा रहा है। आगे देखिए, अब ये हमारा भाषा अध्ययन है, अभ्यास की बात है। तो इसमें आगे दिया है, प्रश्न दिया है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। ये आपको सबसे पहले आया था पाठ में, पहली पंक्ति थी। मैंने सोचा कि आपको वहां कुछ बताऊं, लेकिन हम वहां बताते तो शायद हमारा दिग्भ्रमित हो जाते, हम दिशा से भटक जाते। हमें पाठ पढ़ना था और हम भाषा अध्ययन पर आ जाते, इसलिए उस समय मैंने बताया नहीं। लेकिन मुझे मालूम था कि भाषा अध्ययन में आपको ये पंक्ति है और वो पंक्ति मैंने 2 बार पढ़ी थी। तो धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, बदल तो रहा है। ये बदलना जो है, बदल रहा है, ये तो क्रिया है। पर क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे धीरे बदल रहा है, अचानक बदल रहा है, जल्दी बदल रहा है। किसी भी वस्तु का बदलना, किसी भी माहौल का बदलना, आगे उसके एक विशेषण लग जाता है कि वो कैसे बदल रहा है। आज का माहौल बड़ी तेजी से परिवर्तित हो रहा है, तो वहां क्या हो गया? बड़ी तेजी से परिवर्तित हो रहा है। बड़ी तेजी से परिवर्तित होना तो हो गया क्रिया, और बड़ी तेजी से होना ये हो गया विशेषण। तो क्रिया की जो विशेषता बताई जा रही है उसको कहते हैं क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, सब बदल रहा है, ये क्रिया हो गई, और क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। वही परिभाषा आपको आगे दी गई है कि इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है, ये क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। तो अतः यहाँ पर धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हो। पहचानते कैसे हैं? जब क्रिया में कैसे, कब, कितनी और कहाँ की बातें आ जाएं। जब क्रिया के आगे ये आ जाए, क्रिया कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, कितनी हुई, तो वो होती है विशेषताएं क्रिया की। तो क्रिया की विशेषताओं को हम मतलब क्रिया विशेषण को हम इस तरीके से पहचान सकते हैं कि इस तरह की अवधि या समय कैसे हो रहा है या कहाँ हो रहा है, स्थान, ये सब बताते हैं। तो यहाँ क्रिया विशेषण आता है। इसी से संबंधित 3-4 प्रश्न आएंगे और हर बार स्लाइड में आपको ये पंक्तियां मिलेंगी। तो ये पंक्तियां मैंने आपको यहाँ समझा दी। इससे संबंधित अन्य कई 2-3 और क्वेश्चन हैं और प्रश्न हैं, तो आपको इस पर आधारित मिलेंगे। तो ये आपको हर बार पैराग्राफ मिलेगा, तो आप भ्रमित मत होइएगा, वही पैराग्राफ है। ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त 5 वाक्य पाठ में से छांटना है। जो आप पाठ में आपने उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ा है, अभी पढ़ रहे हैं, उस पाठ से ही आपको वो 5 वाक्य छांटने हैं जिसमें क्रिया विशेषण हो। तो यहाँ पर देखिए, हम घड़ी पहले समय दिखाती है। समय दिखाना तो क्रिया हो गई, लेकिन पहले क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। अब समय दिखाती है, पहले समय दिखाती है, कब समय, वही क्रिया विशेषण। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रतिमान को अपनाना ये तो क्रिया है, लेकिन कैसे अपनाते जा रहे हैं? आधुनिकता के झूठे, ये क्रिया की विशेषता हो गई। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। तो भविष्य, यहाँ पर भविष्य के लिए बड़ी चुनौती है, या तो कहीं ना कहीं वो चुनौती जो आ चुकी वो क्रिया का काम कर रही है। तो भविष्य के लिए यहाँ पर क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। हमारे सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है, और कहाँ पर? सामाजिक सरोकारों में क्रिया विशेषण है। अमेरिका में जो हो रहा है कल भारत में भी आ सकता है, लेकिन कब? कल, क्रिया की विशेषता। तो ऐसे ही कि कब, कैसे, कहाँ और कितनी, जब ये बातें बताई जाती हैं, जब ये बातों से समझाई जाती है, तो वहाँ पर ये पता चलता है कि ये बताया जा रहा है कि क्रिया की विशेषता है। आगे देखिए, मैंने आपसे कहा था कि वही गद्यांश रहेगा, वही यहाँ पर परिभाषा रहेगी, लेकिन प्रश्न बदलता जाएगा। धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज़्यादा, जहाँ, इधर, उधर, बाहर, इन क्रिया विशेषणों से शब्दों का, इन मतलब क्रिया विशेषण का प्रयोग करके हमें वाक्य रचना करनी है। तो देखिए जरा वाक्य रचना। वह धीरे धीरे चल रहा है, वह चल तो रहा है लेकिन कैसे? धीरे धीरे, क्रिया की विशेषता। उसने जोर से दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद करना तो क्रिया हो गई, लेकिन कैसे? धीरे से, जोर से, आवाज से। कल से लगातार बारिश हो रही है। बारिश तो हो रही है, लेकिन कैसी हो रही है? लगातार हो रही है। वह हमेशा समय पर आता है। तो हमेशा समय पर आता है, ये क्रिया की विशेषता हो गई। आजकल तुम दिखते नहीं हो, ये तो कोई क्रिया ही हो रही हो, हमारी आंखें देख रही हैं पर तुम दिख ही नहीं रहे हो। तो
आजकल जो है ये क्रिया की विशेषता है। और यहाँ पर आपको उदाहरण भी दिए गए हैं कि धीरे धीरे, जोर से, आजकल, लगातार, यहाँ, वहाँ, इधर, ये सब किस में आएगा? क्रिया विशेषण के शब्द होते हैं। अगला है इसी का, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्दों को छांटना। कहाँ? कहीं कहीं आपको क्रिया विशेषण मिलेगा, विशेषण भी मिलेगा। ये देखना है, आपको परखना है कि आप क्या मिलता है और क्या छांट पाते हैं। कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। बारिश तो हो रही है, ये तो क्रिया हो गई, पर कैसी हो रही है? रुक रुक कर हो रही है, लगातार हो रही है, थोड़ी थोड़ी देर में हो रही है। तो क्या हो गया? निरंतर एक क्रिया की विशेषता हो गई। तो क्रिया विशेषण यहाँ पर निरंतर हो गया और विशेषण क्या हो वो यहाँ पर कल रात से निरंतर, तो क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण में जाएगा हमारा निरंतर। आगे देखते हैं, पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। अब बच्चों के मुंह में पानी आना, ये तो हो गई आपके विशेष मतलब एक क्रिया, पर किसको देखकर आए? तो पके आम को, ये विशेषता है। पके आम को देखा उन्होंने, देखकर भी क्रिया थी, उसके आगे वाला शब्द देखना है हमें। तो पके आम यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहे हैं। अगला है, रसोई से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे कल रात जोरों की भूख लग गई। रात में पुलाव बन रहा होगा इनके घर में और रात में जोरों की भूख लग गई, लेकिन किसकी खुशबू से? पुलाव की खुशबू से। और कब भूख लग गई? जोरों की भूख लग गई, ये तो हो गया, भूख लग गई, ये तो हो गई क्रिया। जोरों की लगी, कल रात से लगी है, ये क्रिया विशेषण हो गया। कल रात से जोरों की, तो यहाँ पर ये क्रिया विशेषण देखिए आप, कल रात जोरों की, ये पूरा क्रिया विशेषण में जाएगा, क्योंकि ये बता रहे हैं कहाँ, कब और कैसे, दोनों ही। तो दोनों क्रिया विशेषण आएंगे, ये आपको क्रिया के पहले ही मिल जाएगा। तो यहाँ आपका समझना आसान हो जाएगा। उतना ही खाओ जितनी भूख है, जितनी भूख है। तो यहाँ पर देखिए, उतना और जितनी, ये तो क्रिया विशेषण है। भूख, ये मुख में, मतलब मुख तो यहाँ नहीं दिया है क्यों, तो उतना जितनी क्रिया, ये उतना और जितनी, ये दोनों क्या है? क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है कि कितनी, और जब हम कहते हैं कितनी तो वो आ जाता है क्रिया विशेषण में। विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है। बाजार भरा पड़ा है, ये तो हो गया क्रिया, लेकिन कब? आजकल। तो आजकल यहाँ पर क्या हो गया? क्रिया विशेषण। आजकल बाजार, ओके, आजकल और बाजार, बाजार स्थान है कहाँ, तो ये भी क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखना है कब, कैसे, कहाँ और कितने, ये आपकी क्रिया की विशेषता बताएंगे। तो यहाँ पर आपने पाठ को पूरे तरीके से समझा, आपने जाना उपभोक्तावाद क्या है, आपने जाना कि हम किस अंधाधुंध दौड़ में दौड़े जा रहे हैं, आपने जाना कि हमारे सामने भविष्य में क्या क्वेश्चन मार्क लगने वाला है, जो लेखक ने बता दिया है। लेखक का परिचय, पाठ का सारांश, पाठ में निहित बहुत सारे व्यंग, पाठ में निहित हमारे लिए जो बहुत सारी समझने की बातें थी, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना, और साथ ही पाठ के बहुत सारे प्रश्नोत्तरों से हमने पाठ को और अधिक क्लियर कर लिया। क्रिया विशेषण, आपने देखा है कि पाठ में मुख्य तौर पर जिस व्याकरण की बात की जा रही है वो है क्रिया विशेषण। तो ये संपूर्ण पाठ है, यहाँ पर आपको व्याकरण भी उतने ही अच्छे से समझाई जाएगी जहाँ आपको आसानी होगी, और सब कुछ मिलेगा। लेकिन एक दिन पढ़ने से नहीं, आपको निरंतर देखना पड़ेगा कि एक के बाद एक कौन सी सीरीज आपके सामने आ रही है, क्योंकि तैयारी यदि आपको करना और हम तैयार हैं तो आपको भी तैयार होना ही पड़ेगा। और आपकी तैयारी के साथ केवल हम ऐसे ही नहीं, केवल आपको ही नहीं, सारे बोर्ड जो कि कक्षा 6वीं से 12वीं तक के, आपको सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यदि आप नीट, क्लेट, जेई और भी अधिक यहाँ पर दिए हुए हैं, टेट जैसे बहुत सारे यदि कंपटीशन एग्जाम कुछ भी अतिरिक्त आप पढ़ना चाहते हैं, उससे संबंधित कुछ जानना चाहते हैं, तो आप विजिट कीजिए, कमेंट भी कीजिए आप कमेंट बॉक्स में कि आप ये पढ़ना चाहते हैं। विजिट करेंगे तो आपको और अधिक पता लगेगा, अच्छा आप जो चाह रहे थे क्या वो यहाँ पर उपलब्ध है, तो बिल्कुल मिलेगा। तो इन सभी के लिए, आपको जानकारी के लिए, पढ़ने के लिए चैनल के साथ, स्टेप अप एकेडमी के साथ आपको बना रहना पड़ेगा। और इसके साथ ही आप कैसे बने रहेंगे, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, तो आप साथ में रहेंगे हम लोगों के। थैंक यू।